हाँ जी, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है इंडियन प्लास्टिक मेक्स प्लास्टिक बकेट्स। आपके पास में यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट देगा 20 रुपीज, फिक्स कॉस्ट कितनी आपकी 50,000 रुपये, कैपेसिटी आपकी 2,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस कितनी आपकी 70 रुपीज। आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट आंसर क्या निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट। तो बी सेल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो फिक्स कॉस्ट है रुपीज में, उसे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 50,000 रुपये। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से आपको माइनस करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए 50,000 को जब आपने 50 से डिवाइड किया तो आपके पास में कितना आंसर आ गया? 50,000 को 50 से डिवाइड करने पर आप कितना लिखेंगे? 1,000 यूनिट। पॉइंट नंबर 2, कितनी क्वांटिटी बनाकर बेची जाएगी प्रॉफिट 30,000 आ जाए? मतलब क्या निकालना आपको? डिजायर्ड सेल्स। तो आप सोचोगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं हमको? तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपये। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? 30,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 50 और आंसर कितना आ जाएगा? 1600 यूनिट्स का। 1600 यूनिट बेचकर हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं? 30,000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन कराना पड़ रहा है आपको। आगे देखिए। तो पॉइंट नंबर 3 जिसकी वजह से क्वेश्चन मुझे कराना पड़ रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट्स मोर पर ईयर। एडिशनल फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? 2,000। इसका मतलब कंपनी की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है? एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट कितनी है कंपनी की? 50,000 रुपये। एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2,000 रुपये। ये 2,000 की फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा कब लगेगी? फिक्स कॉस्ट कब एक्स्ट्रा लगेगी? जब आप 600 बकेट की अपनी कैपेसिटी और इंक्रीज करेंगे। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी आपकी? 2,000 बकेट्स की, 2,000 यूनिट्स की। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना करना चाहते हो? 600 यूनिट का। तो यदि मैं 600 यूनिट और बनाता हूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट जो 50,000 आती थी पहले वो अब 2,000 पे बढ़ जाएगी और मेरी टोटल क्वांटिटी 2,000 से बढ़कर कितनी आएगी? 2600। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 52,000। तो यदि मुझसे पूछे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी आपकी? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? तो पहले फिक्स कॉस्ट कितनी? 50,000 डिवाइड बाई 2,000, 25 रुपये। और अब कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 52,000 डिवाइड बाई 2600। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 20 रुपये। अब इसे कह सकते हैं रिवाइज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। रिवाइज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट एज सेकंड अबव। ये कहते हैं कि आपको क्वेश्चन में एक सेलिंग प्राइस बतानी है। अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रॉफिट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है कितने रुपए? 20 रुपये। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अभी आपने निकाली कितनी? 20 रुपये। प्रॉफिट पर यूनिट जितना आपको पॉइंट नंबर 2 में दिखाई दे रहा था। तो पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट 30,000 रुपये का था। 30,000 रुपये का प्रॉफिट कितनी यूनिट से मिल रहा था आपको? 1600 से। तो 30,000 का प्रॉफिट यदि 1600 से मिल रहा था तो 1 मिनट पे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? तो 30,000 को 1600 से डिवाइड करके देखना कितना था? 18 पॉइंट। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर कितना देगा? 58.75। तो 58.75 में यदि हम 1 मिनट बेचेंगे तो हमारी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 20। फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी? 25 रुपये। लेकिन 600 यूनिट बढ़ने की वजह से आपकी कैपेसिटी 2,000 से कितनी होगी? 2600। और आपकी फिक्स कॉस्ट 50,000 से बढ़कर कितनी होगी? 52,000। तो 52,000 का बर्डन अब आपको किस पे डालना पड़ेगा? 26 रुपये। तो पर यूनिट 20 रुपये आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। प्रॉफिट पर यूनिट जितना पॉइंट नंबर 2 में मिल रहा था आपको उतना ही चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2 में प्रॉफिट 30,000 मिल रहा है, कितनी यूनिट बेचकर? 1600। तो 1 मिनट बेचकर कितना मिलेगा? 18.75। तो आंसर आ जाएगा 58.75। नोट लीजिए। मुझे कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में? अब 4 क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट आपके पास 6 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। केवल पॉइंट नंबर 3 की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती थी। तो पॉइंट नंबर 3 में भी वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज है, फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज निकाल लिया और प्रॉफिट पर यूनिट दे नहीं रखा था। लेकिन वो कहते जो प्रॉफिट आपको पॉइंट नंबर 2 में मिलता था वही प्रॉफिट आपको पॉइंट नंबर 3 में भी चाहिए पर यूनिट। और नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन नंबर। 6 क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट। क्या बना के दिखाना है? ब्रेक इवन चार्ट बना के दिखाना है। तो ब्रेक इवन चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना पड़ेगा?
ब्रेक इवन चार्ट का मतलब है वो चार्ट जो हमें बताए कि किस क्वांटिटी को बेचकर हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, मतलब बीपी सेल कितनी है। अच्छा, अक्सर हम बीपी सेल कैसे निकालते हैं फॉर्मूले से, पर क्वेश्चन में बीपी सेल किसके थ्रू निकाल के दिखानी है, चार्ट के थ्रू। तो बीपी सेल में चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बीपी सेल मैं फॉर्मूले की मदद से निकालूंगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप कहेंगे सर बोला था मैंने किससे निकालने को, चार्ट बना के, और हम किससे करें फॉर्मूले से, ऐसे नाइंसाफी क्यों? क्योंकि हमें चार्ट के अंदर कोई डेटा तो दे नहीं रखा ना कि हमारा जो क्वांटिटी है वो कहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब भी कोई चार्ट बनाओगे तो जीरो से स्टार्ट होती है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। तो जीरो के बाद अगली क्वांटिटी क्या होगी हमें क्या पता, कोई क्वांटिटी थोड़ी रखी है मैंने क्वेश्चन में। तो ऐसे में फिक्स कॉस्ट सबसे पहले हमने निकाली, क्वेश्चन को देख के कितनी 54, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 20 माइनस 15 है, 54,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, अपने पास कितना देगा 10,800 यूनिट। तो हम कह सकते हैं 10,800 यूनिट वो यूनिट है जिसपे आपकी फिक्स कॉस्ट और आपका कंट्रीब्यूशन का सेम, तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। अब पॉइंट आता है कि ये 10,800 यूनिट को हम कैसे प्रेजेंट करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, क्वांटिटी सोल्ड निकालनी पड़ेगी। अब क्वांटिटी सोल्ड सबसे पहले क्या होगी, जब आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे, जब आप ग्राफ बनाना स्टार्ट करोगे तो ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस और ये आपके लिए क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। स्टार्टिंग किससे होगी, जीरो से। तो सबसे पहले मैंने क्वांटिटी कितनी ले ली, जीरो। फिर मैंने यहाँ पे देखा मेरी सेल वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। या सेल की जगह क्या ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि बीपी सेल वो सेल होती है जहां पर हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी फिक्स कॉस्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना 5, कंट्रीब्यूशन रुपीस में कितना देगा, कंट्रीब्यूशन रुपीस में कितना देगा, अभी जीरो आ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी है जीरो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 5, जीरो को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, जीरो। और फिक्स कॉस्ट कितनी है 54,000। तो क्या आप कह सकते हैं कि जीरो यूनिट आपकी बीपी सेल है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। यदि ये दोनों बराबर नहीं है इसका जीरो क्वांटिटी आपकी बीपी सेल नहीं है। बीपी सेल तो वो सेल होती है जिस क्वांटिटी में कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे मैं किस क्वांटिटी का बेस लेके चलूं, तो 10,800 यूनिट मुझे यहां पे दिखाई भी देनी चाहिए, क्योंकि 10,800 यूनिट वो यूनिट है जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स कॉस्ट के क्या होगा बराबर। तो मैं यहां पे किस क्वांटिटी को भी देखना चाहता हूं, 10,800 को भी देखना चाहता हूं। तो क्या मैं जीरो के बाद सीधा 10,800 लिखूं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, लोगों को क्या लगेगा सबको पहले से आंसर पता था, चार्ट के थ्रू तो बता ही नहीं पा रही है। तो मुझे कुछ नाटक करके दिखाना पड़ेगा। नाटक का मतलब क्या, ऐसे शो करना पड़ेगा मुझे आंसर पता ही नहीं है, मुझे आंसर पता ही नहीं, लेकिन आंसर पता है। जैसे छोटे बच्चों का गेम नहीं करते, छुप जाते हो और सोचते बच्चा बेवकूफ है, पता नहीं लगा पाएगा, वो अपने मन में सोचा तुम पागल हो तो तुम सोचोगे बच्चा बेवकूफ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, मुझे 10,800 इस क्वांटिटी सोल्ड की लाइन में चाहिए, बट ऐसे चाहिए कि उससे पहले भी कोई क्वांटिटी दिखाई दे। तो आप क्या चाहते हो, कौन से नंबर पे 10,800 दिखाई दे, 3 नंबर पे दिखाई दे, 2 नंबर पे दिखाई दे, 4 नंबर पे दिखाई दे, 5 नंबर पे दिखाई दे। मैं चाह रहा हूं ये 4 नंबर पे दिखाई दे, तो मैंने इस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। इनमें से 4 से डिवाइड करूंगा 10,800 को, तो कितना आएगा 2700। तो उसका मुझे कितनी क्वांटिटी का गैप देना पड़ेगा 2700 2700 का। यदि मैं 3 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं 3 से, तो 10,800 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 3600। तो फिर मुझे गैप कितना देना पड़ेगा 3600 3600 का। तो पहले 3600 लिया, 3600 3600 जोड़ दिया 7200 में 3600 जोड़ दिया कितना आएगा 10,800 में 3600 जोड़ दिया 14,400। अब एग्जामिनर को क्या पता कि इस क्वांटिटी में से कौन सी क्वांटिटी बीपी सेल है, तो हमने अपनी तरफ से ये डाटा खुद बना लिया। अब 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 18,000, 36,000, 54,000 और 72,000। अच्छा, कोई भी क्वांटिटी बेचो ना बेचो, कम बेचो ज्यादा सेल करो, फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट रहेगी सेम रहेगी। तो किस क्वांटिटी पर आपकी फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर है 10,800 पे। तो हमें एग्जामिनर को क्या समझाना है कि बीपी सेल कितनी यूनिट है 10,800। तो कहते ऐसे नहीं, किसके थ्रू, चार्ट के थ्रू। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा। तो चार्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो एक बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3600, 7,200, 10,800, 14,400 और आगे जाना चाहते हो और आगे जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सबसे पहले कितना, जीरो, फिर कितना है 18,000, फिर कितना है 36। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखा 18,000, फिर कितना लिखा 36,000, फिर 54,000 और फिर कितना लिख दिया 72। तो 18,000, 26,000, 54,000 और 72,000। अच्छा, जब मैंने जीरो क्वांटिटी बेची थी, ध्यान से सुनना, जब मैंने जीरो क्वांटिटी बेची थी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी 54। जब मैंने 36 यूनिट बेची तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 54। जब मैंने 72 यूनिट बेची तो भी 54 है, 10,800 पे भी, और 14,400 पे भी कितनी है। तो उसमें यदि मैं सबको ज्वाइन कर दूं, सबको ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हाँ जल्दी से बताइए, फिक्स कॉस्ट लाइन आ जाएगी, कौन सी लाइन आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट लाइन। ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब जीरो यूनिट पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, जीरो यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था, जीरो। 3600 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था 18,000 था। तो 3600 यूनिट पे मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, ऐसे लेके चलेंगे ना, ठीक है। 7200 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था 36,000, तो इस तरीके से पॉइंट डालेंगे। ऐसे 10,800 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था 54, तो 14,400 यूनिट पे कंट्रीब्यूशन कितना था 72। इन सबको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो यदि मैं इन सबको ज्वाइन करूंगा तो जो लाइन ड्रॉ होगी उसका नाम क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। उस लाइन का नाम क्या होगा, कंट्रीब्यूशन लाइन। ज्वाइन करते हैं, थोड़ा सा स्केल, ठीक है। जब आप स्केल से लाएंगे तो काफी क्या बनेगा, एक्यूरेट बन जाएगा। तो ये कौन सी लाइन आ गई, कंट्रीब्यूशन लाइन। अब कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जब आपस में बराबर होंगे तो एक दूसरे को मीट करेंगे। मीट करने का मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी होगी जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके काटेंगे, मीट करते हैं, वो पॉइंट आपके लिए कौन सी सेल हो जाएगा, आप इसको क्या नाम दोगे, बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी सेल्स। कितनी यूनिट आ गई 10,800। अच्छा, इनके बीच में एक एंगल भी बन रहा है, एक एंगल बन रहा है 50 डिग्री का, 60 डिग्री, 70 कुछ भी हो सकता है। तो ये एंगल होता है, इस एंगल को कोई ना कोई नाम देना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, देख लो।
इंसिडेंस का मतलब प्रॉफिट एंगल, इसे क्या कहते हैं प्रॉफिट। तो ये एंगल जितना बढ़ता जाएगा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो धीरे धीरे थोड़ा सा गैप कम था, जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन का अमाउंट जितना ज्यादा होता रहेगा वो सारा का सारा बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब यदि कंट्रीब्यूशन 1 लाख होता है, फिक्स कॉस्ट तो बनी रहे 54 ही रहे, तो 1 लाख में से 54 माइनस करेंगे 46 आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन 2 लाख रहेगा, फिक्स कॉस्ट तो 54 रहेगा, तो वो 1,40,000 हो जाएगा। 3 लाख का कंट्रीब्यूशन हो जाए, फिक्स कॉस्ट तो कितनी रहेगी 54 रहेगी, तो आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब क्या, आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये एंगल जितना बड़ा होगा बढ़ता जाएगा उतना पे लीजिए बढ़िए, ठीक है सब कुछ बताएंगे। अच्छा यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट किसमें, तो बीच में ये अमाउंट लिख दो। यदि कंट्रीब्यूशन नहीं लिखना चाहते, फिक्स कॉस्ट नहीं लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हो, खाली अमाउंट लिख सकते हो। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। आप सॉल्यूशन से शुरू करना चाहते हैं या बल्कि नोट से, कहां से करना चाहते हैं बोलो भाई, यहीं से कर लो, चलो करना पड़ेगी तो नोट कर लीजिए फटाफट से। एग्जाम में कहते हैं थ्योरी में बोलते थे डिफाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन लाइन, या फिर आप कह सकते हैं सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट, सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट के बीच में जो एंगल बनता है, या कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट लाइन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट, और उस पॉइंट से यदि हम क्वांटिटी को ज्वाइन करते हैं तो वो क्वांटिटी कौन सी बन जाएगी, बी बी सेल इन यूनिट्स बन जाएगी। तो देखो जिस पॉइंट से मैं क्वांटिटी को ज्वाइन कर रहा हूं वो क्वांटिटी 10,800 है, तो आपने क्या देखा कि चार्ट को बनाते टाइम कहीं पर भी मैंने ये नहीं बताया, एग्जामिनर को मुझे पहले से बताता था मेरा आंसर 10,800 होगा, तो चार्ट इस तरीके से बनाइए कि आपके पास में क्वांटिटी भी तो होनी चाहिए ना, 3600 7200 10,800, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या 3600 लिखो, या मैंने जैसे 4 से डिवाइड किया था 2700 आएगा, तो 2700 भी लिख सकते थे, फिर 5400 लिख सकते थे, फिर 8100 लिख सकते थे, 10,800 लिखते वो भी कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए इससे 3 पॉइंट क्लियर होते हैं, एक बी चार्ट बनाना सीखते हो, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है वो सीखते हो, और तीसरा पॉइंट किस तरीके से डाटा फ्रेम करना है चार्ट बनाने के लिए वो भी आप सीख लेते हो। नोट कर लिया सबने, हो गया। बोलो कोई दिक्कत है सर, चलिए अब वर्किंग नोट में सबसे पहले मैंने बीपी से निकाल दिया अलग से, ये आपकी मर्जी है निकालें या मन में भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, 54,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 10,800। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होनी चाहिए, यदि आपका बीपी सेल इसको भी ब्रॉट डाउन टू 6,000 यूनिट, यदि आपकी बीपी सेल जो अभी 10,800 यूनिट है से कम होगा कितनी हो जाए 6,000 यूनिट हो जाए। तो सेकंड पार्ट में हमारी एग्जिस्टिंग और न्यू दो इंफॉर्मेशन है, एग्जिस्टिंग बीपी सेल कितनी है 10,800 यूनिट, और ये कहते हैं न्यू 6,000 यूनिट। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले कितनी थी 20 रुपए, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी 15, और कंट्रीब्यूशन कितना था 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी ये आपको बताना है, क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी आपको क्वेश्चन में बताना है, वेरिएबल कॉस्ट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्वेश्चन में। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में क्या करनी है आपको फाइंड करनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, घटाना बढ़ा। अब यदि क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चले, क्या पता चले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आप उसे वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर दो ऐड करके क्या निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। पर क्वेश्चन में अभी तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं है, आपको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए मुझे किसकी तलाश है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी थी क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 54। अच्छा बीबी सेल का फॉर्मूला क्या होता है, बीबी सेल का फॉर्मूला क्या होता है, यदि बीबी सेल का फॉर्मूला मैं आपसे पूछता हूं फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका मतलब क्या हुआ ये 6,000 यूनिट किसके बराबर थी 54,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। भाई बीबी सेल का फॉर्मूला क्या फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब बीबी सेल मुझे दे रखी है, मेरे को फिक्स कॉस्ट पता है तो मुझे क्या नहीं पता कंट्रीब्यूशन मैं निकाल सकता हूं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 54,000 को 6,000 से क्या करना होगा डिवाइड करना पड़ेगा, कितना देगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या कहोगे सेकंड पार्ट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट से 15 रुपए, कंट्रीब्यूशन कितना है 9 रुपए, आपका आंसर कितना देगा 20। तो यदि आप अपनी सेलिंग प्राइस को 20 रुपए से कितना कर दें 24 रुपए कर दें, 20 रुपए से 24 रुपए कर दें, सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पर मतलब क्वांटिटी कम बेचकर आपकी जल्दी से फिक्स कॉस्ट कर देगी रिकवर हो जाएगी ना। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको भी दिया था पहले 2-3 क्लास पहले कि जिस बच्चे का एक्यूरेसी रेट ज्यादा होगा उसको कम क्वेश्चन करके मार्क्स क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे। अब एक बच्चा 10 नंबर का क्वेश्चन करता है उसका 5 नंबर का ठीक होता है 50% एक्यूरेसी रेट है, तो 80 नंबर का पेपर करके 40 नंबर आएंगे, और दूसरे का मान लीजिए 80% एक्यूरेसी रेट है 10 नंबर का पेपर करता है 8 नंबर का ठीक होता है, तो 80 नंबर का पेपर करेगा तो 80% उसके कितने देंगे 64। तो मान लीजिए बच्चे को 40 नंबर लाने, हर बच्चे को पास होने के लिए कितने चाहिए 40, यदि किसी बच्चे का एक्यूरेसी रेट 50% है तो 40 नंबर लाने के लिए 40 डिवाइड बाय 50%, 80 नंबर का पेपर करना पड़ेगा, और दूसरे का 80% एक्यूरेसी रेट है तो 40 को 80% से डिवाइड करोगे 50 नंबर का पेपर करके कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे, दोनों का आने 40 है
पर एक को 80 नंबर का पेपर करना पड़ेगा, एक को 50 नंबर का करना पड़ेगा, तो मेहनत कहाँ पे कम लग रही है? 50 नंबर पे। तो जैसे जैसे एक्यूरेसी रेट बढ़ता है वैसे वैसे कम मेहनत करके आप 40 नंबर ला सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जैसे जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ेगी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा, और कम क्वांटिटी बेचकर आपको जितनी फिक्स कॉस्ट चाहिए उतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा पर यूनिट तो कम क्वांटिटी बेचकर आपको क्या मिलेगा? वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा जो आपको फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए चाहिए। पहले एक कंट्रीब्यूशन आ रहा था 500 रुपये पर यूनिट, अब कितना है? 9 रुपये। तो 54,000 रुपीस की फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए पहले 54,000 डिवाइड बाय 5 10,000 यूनिट बेचकर 10,800 यूनिट बेचकर आपको 54,000 मिलते थे। अब 54,000 को रिकवर करने के लिए आपको सिर्फ कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी? 6,000 बेचनी पड़ेगी, क्योंकि आपने 1 मिनट से 5 रुपये की जगह कितने बचा लिए? 9 रुपये। यदि 1 मिनट बेच के 5 की जगह 9 रुपये बचाओगे तो पर यूनिट 4 रुपये कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। तो 4 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बढ़ेगा तो कम क्वांटिटी बेचकर आपकी जल्दी से फिक्स कॉस्ट कर देगी, रिकवर हो जाएगी। बस समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? देखिए, क्योंकि दो अलग अलग प्लांट है आपके, प्लांट ए और प्लांट बी, या प्लांट 1 प्लांट 2, या दो अलग अलग कंपनी है और मिलकर एक नई कंपनी खोलते हैं, या दो प्लांट अलग अलग काम करते हैं, दोनों प्लांट को क्या करना चाहते हो? मर्ज करना चाहते हो। तो उस केस में फिर हम अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 35 दो क्वेश्चन आपके पास में। तो पहले मैं 34 कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में क्या लिखा? देखिए, टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दो अलग अलग कंपनी, कंपनी 1 एंड कंपनी 2, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डिटेल्स, दोनों की आपको ऑपरेटिंग डिटेल दे रखी है, डिसाइड टू मर्ज, और दोनों क्या करना चाहते हैं? मर्ज होना चाहते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 90% और कितनी? 60%। कंपनी 1 अभी कितने परसेंट पे काम कर रही है? 90%। और कंपनी 2 किस पे काम कर रही है? 60%। जब वो 90% पे काम कर रहे थे तो उनकी सेल कितनी थी? 540 लाख रुपए। और कंपनी जो 60% पे काम कर रही थी उनकी सेल कितनी है? 300। इन्होंने डिसाइड किया मर्ज का। तो जब भी दो कंपनी अलग अलग काम कर रही है, मर्ज होना चाहती है, तो दोनों की सारी मशीनरी जो अलग अलग कंपनी के पास थी, जब वो एक कंपनी बन जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। और जब भी ऐड होता है, मर्जर होता है, आप अपनी कैपेसिटी को पहले किस पे कन्वर्ट करते हैं? 100%। किस पे करते हैं? 100%। तो आपको मर्जर के केस में जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में मर्जर का आएगा, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी आफ्टर मर्जर, दैट इज एट 100% कैपेसिटी। कितनी कंपनी है? दो कंपनी। कौन कौन सी? कंपनी 1 एंड कंपनी 2। यहां पे हम क्या कर सकते हैं? दोनों टोटल लिख सकते हैं। दोनों कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 90% और 60% पे रखिए। सबसे पहले मुझे किस पे लाना पड़ेगा? 100% पे, क्योंकि मर्जर करते टाइम हम दोनों कंपनी की कैपेसिटी को पहले 100% पे लाएंगे और फिर दोनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेल हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, वो किस पे दे रखी थी? 540 लाख रुपए दे रखी थी। किस पे? 90% पे। तो 100% पे कितनी आएगी? 600। आप यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज एंड लैक्स। अच्छा, यहाँ पे सेल कितनी थी? 300 लैक्स। 60% पे तो 100% पे कितनी आ जाएगी? तो टोटल आपके पास कितनी आ जाएगी? 600 प्लस 500 आपके पास आ जाएगी 1100, 1100। जल्दी से बताइए। 396 डिवाइड बाई 90%, 440, और 225 को मैंने डिवाइड किया 60 से, 60% से 375। तो टोटल आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 815। तो ऐसे में आपका कंट्रीब्यूशन कितना देगा? 160, 125, 285। अभी जबरदस्त पॉइंट आपके सामने आएगा, देखते हैं कितने लोग सही बता सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से मैंने सेल और वेरिएबल कॉस्ट को चेंज किया, क्या मुझे फिक्स कॉस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा? या फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है 80 लाख और 50 लाख बोलेगी, आपको क्या लगता है ऐसे नहीं करना चाहिए? मुझे 80 डिवाइड बाई 90% करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो भाई, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हर कैपेसिटी पर क्या होती है? सेम होती है ना। इस रूम का रेंट 40,000 रुपये, 50 बच्चे बैठे, 60 बच्चे, 70 बैठे, 80 बैठे, 100 बैठे, 100% कैपेसिटी का भी 40,000 रेंट है, 50% कैपेसिटी का भी 40,000 रेंट है, 10% कैपेसिटी का भी 40,000 रेंट है। तो फिक्स कॉस्ट तो हर प्रोडक्शन कैपेसिटी पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसमें जो 80 लाख रुपये फिक्स कॉस्ट थी वो 90% की भी 80 लाख थी और 100% की भी 80 लाख थी। हाँ जी, प्रॉफिट कितना देगा? 155 लाख। तो यदि कंपनी मर्जर के बाद 100% कैपेसिटी पे काम करते तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता था? 155 लाख। तो मर्जर के केस में कंडीशन क्या है? आपको जितनी भी कंपनी है, चाहे एक कंपनी है, चाहे दो है, चाहे तीन है, चाहे चार है, मर्जर में कम से कम कितनी होनी चाहिए? दो प्लांट होनी चाहिए, दो लोकेशन होनी चाहिए, दो कंपनी होनी चाहिए, कम से कम दो, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। सबको किससे लाओ? 100%। लास्ट में सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मर्जर के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारी पीवी रेशियो होगी, अब वो कौन सी होगी? आफ्टर मर्जर। फिक्स कॉस्ट कौन सी होगी? आफ्टर मर्जर। तो एक बार नोट आप और लाइए। हाँ जी, पीवी रेशियो आफ्टर मर्जर। अभी टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 285 और सेल कितनी है? 1100। देखिए कितना है? 25.90909090। तो मैंने कहा पॉइंट के बाद दो डेसिमल तक कोई 3 या 4, ये मेरी मर्जी। तो मैंने कितने लिख लिए? 4 तक लिख लिए। आप चाहो तो 25.91 भी लिख सकते हो, 25.909 भी लिख सकते हो खाली। हाँ, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछे हैं? एज्यूमिंग दैट द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड। अब देखिए मर्जर का केस है तो इंप्लीमेंट हो गई होगा। ये लाइन लिखी हुई हो तो भी ठीक है, नहीं लिखी हो तो भी ठीक है। कैलकुलेट करने का फर्स्ट पॉइंट बीपी सेल बताइए मर्जर की। मतलब मर्जर के बाद बीपी सेल कितनी होगी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज।
पहले ये पॉइंट नोट कर लीजिए जो मैंने लिखवाया आपको। नोट कर लिया सबने? तो अब आपको क्वेश्चन में बीपी से निकालनी है मर्जर के बाद। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट पॉइंट बीपी सेल्स इन रुपीज आफ्टर मर्जर। फॉर्मूला क्या यूज होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट आफ्टर मर्जर डिवाइडेड बाय पीवी रेशो आफ्टर मर्जर। अभी फिक्स कॉस्ट कितनी थी भाई आपकी? 130 लाख थी और पीवी रेशो कितनी थी? 25.9091%। तो आपका आंसर कितना देगा? 130 डिवाइडेड बाय 25.9091 अपने पास आ जाएगा 501.75 लैक्स। अभी कौन सी सेल आ गई? बीबी सेल। क्वेश्चन में बीबी सेल के साथ साथ क्या पूछा था? एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज। इस समय हमारी बीबी सेल है 501.75 लाख और इस सेल को करने के लिए हमें अपनी कितनी परसेंट कैपेसिटी को यूटिलाइज करना पड़ेगा? मतलब 501.75 लाख की सेल को पूरा करने के लिए हमें अपनी कैपेसिटी कितनी यूज करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले मैंने देखा मेरी 100% कैपेसिटी कितने की है? 100% कैपेसिटी कितने की है? 1100 लाख की। उसमें से 501.75 लाख की सेल्स कितने परसेंट है वो मुझे क्वेश्चन में बतानी है। मतलब कि सीधा सीधा कह सकते हो, समझदार बच्चा क्या कहेगा? सर मुझे क्या निकालने को बोल रहे हैं? बीबी सेल्स रेशो। ठीक है, बीबी सेल्स रेशो क्या बताता है? टोटल सेल में कितने परसेंट सेल आपकी बीबी सेल्स है। तो बीबी सेल्स को टोटल सेल्स से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए इनटू 100। अब 501.75 लाख की सेल को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? 1100 लाख की सेल से। हाँ कितना देखते हैं? 45.61%। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी 45.61% जो सेल है वो तो कौन सी सेल है? बीबी सेल है। इस परसेंटेज के बाद जो सेल्स होगी वो सेल कौन सी होगी? एमओएस होगी। तो जो भी आप सेल करोगे 1100 लाख आपकी टोटल सेल है, उस सेल में से 501.75 लाख की सेल आपके कितने परसेंट है? 45.61%। तो यदि कोई आपसे पूछे कितने परसेंट सेल आपकी बीबी सेल है तो मैं कहूंगा जो मेरी टोटल सेल है उसका 45.61% सेल मेरी कौन सी सेल है? बीबी सेल है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछते हैं? सेकंड पार्ट में क्या पूछना आपसे? प्रॉफिटेबिलिटी बताइए आफ्टर मर्जर एट 80% कैपेसिटी। मतलब दो प्लांट का मर्जर हो गया, दो कंपनी का मर्जर हो चुका है। कंपनी का मर्जर होने के बाद हम 100% कैपेसिटी पे काम नहीं करना चाहते, किस पे करना चाहते हैं? 80%। मतलब दो कंपनी पहले मिलेगी, मिलने के बाद हम उसका 100% पे काम नहीं करना चाहते, किस पे करना चाहते हैं? 80%। तो ऐसे केस में हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो किस पे निकालना है? प्रॉफिट एट 80% कैपेसिटी आफ्टर मर्जर। अब प्रॉफिट निकालने के लिए सब लोग जानते हैं क्या होना चाहिए? फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कंट्रीब्यूशन एट 80% कैपेसिटी लेस। अच्छा फिक्स कॉस्ट तो हर कैपेसिटी पे क्या होती है? सेम होती है। या वो 100% का बोलो या 90% का बोलो या 80% का या 40% का या 60% का। अब कंट्रीब्यूशन 80% कैपेसिटी पे निकालना है तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सेल्स एट 80%। आपको ये फॉर्मूला मैंने पहले भी यूज करवा रखा है। इनटू क्या कर दो? पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स एट 80% चाहिए। मेरे पास जो सेल है वो तो 1100 लाख रुपए कितने परसेंट पे? तो पहले मुझे इस सेल को 100% से किस पे लाना पड़ेगा? 80% पे। किस पे लाना पड़ेगा? 80% पे। तो 1100 का 80% कितना आएगा? यानी 1100 का 80%। ये मेरी सेल कितने परसेंट पे आ गई? 80% पे। इसको पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करो। पीवी रेशो कितनी है? 25.9091%। और इसमें से फिक्स कॉस्ट 130 लाख क्या कर दोगे? माइनस। तो देखते कितना आता है? 1100 का पहले 80% किया, 880 लाख आ गया। 880 लाख का मैंने 25.9091% से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना देगा? 280। यानी कितना देगा? यानी 228 आ रहा है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया, 880 आ गया। 880 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? किससे? तो 228 आ गया। इसमें से 130 माइनस करो तो 98 लैक्स। हाँ जी, उससे भी कर सकते हैं। हाँ कई तरीके, कई तरीके। ठीक है ना, मैंने आपको बताया चैप्टर में सबसे अच्छी बात है एक क्वेश्चन के अनेक तरीके से आंसर आ सकते हैं। आंसर सबसे क्या आएंगे? सेम आएगा। यानी सेल एट 80% इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो। जब कंट्रीब्यूशन एट 80% निकालना है तो वो भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। मान लो ये आपके पास में एक तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। आप इसे कह सकते हैं मेथड नंबर 1, आप इसे कह सकते हैं मेथड नंबर 2। अगर कंट्रीब्यूशन 80% पे चाहिए तो मेरे पास में कंट्रीब्यूशन 285 किस पे दे रखा है? 100% पे दे रखा है। किस पे दे रखा है? 100%। यदि 285 का कंट्रीब्यूशन 100% पे, 285 का कंट्रीब्यूशन 100% पे तो 80% पे कितना आएगा? अब उसको पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 285 तो पहले से कंट्रीब्यूशन है माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यदि मैं 285 का 80% कर दूं तो मेरे पास 228 आएगा और उसमें से एक तो 130 माइनस कर दो तो भी कितना देगा? 98। तीसरा ऑप्शन है कि आप इनकम स्टेटमेंट बना लो 80% कैपेसिटी पर। तो जो तरीका आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन यदि 80% पे मैं निकालना चाहता हूं तो वो कंट्रीब्यूशन तो 285 100% पे रखा है, 80% पे आ जाएगा 228, उसमें से फिक्स कॉस्ट 130 माइनस कितना देगा? 98। दूसरा ऑप्शन यदि सेल में को 100% पे रखी है तो पहले मैंने 80% पे लिया, 880 पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया, 80% का कंट्रीब्यूशन 228 आ गया और उसमें से फिक्स कॉस्ट 130 माइनस किया तो भी मेरे पास कितना देगा? 98।
हाँ तीसरा पॉइंट क्या पूछा आपसे, तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछे, सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लान टू अर्न प्रॉफिट 75 है, मतलब डिजायर सेल पूछे आफ्टर मर्जर। पॉइंट नंबर 4 में पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आपसे क्या पूछा, डिजायर्ड सेल्स। तो डिजायर्ड सेल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो, और ये डिजायर्ड सेल हम कब निकालते हैं, मर्जर के बाद। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 130 लाख, प्रॉफिट कितना है 75 लाख, पीवी रेशो कितना है, आंसर कितना आएगा 130 प्लस 75, 205 को 25.9091 से क्या कर दिया भाई, तो आपके पास आएगा रुपीज 791.23। नेक्स्ट बोलो कोई दिक्कत इसमें, तो डिजायर सेल भी निकल गई आपकी। अब क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 एक अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन मुझे कराना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना मुश्किल था नहीं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है व्हेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट ए कैपेसिटी टू अर्न 75 लाख, यदि मर्जर के बाद कंपनी जिस कैपेसिटी पे काम कर रही है उस कैपेसिटी से हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं 75 लाख। मुझे नहीं पता कि कंपनी 80% पे काम कर रही है, 70 पे काम कर रही है, 75 पे काम कर रही है, 85% पे काम कर रही है, 90% पे काम कर रही है, मुझे नहीं पता किस कैपेसिटी पे काम कर रही है, पर ये मुझे पता है कि जिस भी कैपेसिटी पे काम कर रही है उस कैपेसिटी पे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 75 लाख का। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन फिक्स्ड कॉस्ट। अब ध्यान दीजिए, यदि मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से आपको डिजायर सेल भी दोबारा से निकालनी पड़ेगी। यदि आपकी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो उससे किस पे फर्क पड़ेगा, डिजायर सेल पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट अभी हमने लिखी थी वो 130 लाख थी। अब रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी है, रिवाइज जो फिक्स कॉस्ट कितनी है, और प्रॉफिट हम 75 लाख की कमाना चाहते हैं। रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी है, 130 लाख का 5% प्लस कर दो 136 पॉइंट, इसमें जो फिक्स कॉस्ट पहले 130 लाख थी अब वो 136.50 लाख हो गई, मतलब 6.5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। अच्छा 6.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, 6.5 लाख की फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी ना। मेहनत का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 136.50 में 75 प्लस करो कितना है, हाँ जी कितना आएगा 816.32 लाख। जहाँ पे 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए पहले आपको 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए सिर्फ कितने लाख की सेल करनी पड़ती थी, अब भी 75 लाख का प्रॉफिट कमाना है लेकिन आपको सेल करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी, कितनी 816.32। ऐसा क्यों, प्रॉफिट तो सेम रहा तो मेहनत ज्यादा क्यों करनी पड़ी है, हाँ जी प्रॉफिट सेम है फिर भी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, ज्यादा सेल करनी पड़ी, क्यों, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या होगी बढ़ेगी, जब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बीबी सेल बढ़ेगी, और जब बीबी सेल बढ़ेगी तो आपको अपनी टोटल सेल भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि 75 लाख का प्रॉफिट जो आपने सोचा था वो मिले। तो पहले 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आप ऐसे समझो, पहले 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए इतने रुपए की सेल करनी पड़ती थी, अब 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सेल कितनी करनी पड़ेगी 816.32। तो वो कहते हैं यदि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को 5% से बढ़ा दें तो आपको अपनी सेल कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी ताकि बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और आपने जितना प्रॉफिट 75 लाख का सोचा था वो भी आपको मिल जाए। मतलब पॉइंट नंबर 4 में वो सीधा सीधा क्या कहना चाहते हैं कि हम सेल कितने परसेंट बढ़ाएं कि बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और प्रॉफिट भी कितना कमाएं 75 लाख, मतलब प्रॉफिट जितना पहले था उतना होना चाहिए और बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट भी क्या हो जाए रिकवर। तो मैंने कहा इसके लिए तो सेल बढ़ानी पड़ेगी, वो कहते कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो अब आप लिखोगे इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू, यानी रिवाइज द डिजायर्ड सेल में से एग्जिस्टिंग डिजायर्ड सेल क्या कर दो माइनस, तो 816.32 में से 816.32 लाख की सेल में से 791.23 लाख की सेल माइनस करो 25.09 लाख। इसका मतलब आपको अपनी सेल कितने लाख रुपए से क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सीधा सीधा ऐसा बोलो कि यदि मैं 25.09 लाख की सेल बढ़ा दूं तो मेरी बढ़ी हुई 6.5 लाख की फिक्स कॉस्ट कर देगी रिकवर हो जाएगी। 6.5 लाख की बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 6.5 लाख की बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मुझे अपनी सेल कितनी बढ़ानी पड़ेगी 25.09 लाख। ऐसा करने से मेरी बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और जितना प्रॉफिट मैंने सोचा था वो प्रॉफिट भी मुझे मिल जाएगा। यानी परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू रिक्वायर्ड, आंसर तो हमें किसने दिखाना है परसेंटेज में, तो इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग डिजायर सेल इनटू 100। बताइए कितना लिखूं, 25.09 लाख की सेल्स मुझे बढ़ानी पड़ेगी, पहले मेरी सेल कितनी थी, बोलो भाई कितना लिखें 3.17। तो मोटा मोटा ऐसा कह सकते हैं कि यदि मैं अपनी सेल को 3.17% बढ़ा दूं तो मैं अपनी बढ़ी हुई 5% फिक्स कॉस्ट को क्या कर सकता हूं, रिकवर कर सकता हूं और प्रॉफिट फिर भी कितना मिलेगा मुझे 75 लाख। मतलब ऐसे कहो प्रॉफिट 75 लाख की होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई 6.5 लाख की जो 5% है वो भी रिकवर हो जाएगी, पर उसके लिए सब क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल का 3.17% क्या करना होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी ऑब्वियसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करना सेल करनी पड़ेगी ज्यादा। ठीक है सबने नोट कर लीजिए, कोई पॉइंट में डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने 34 क्वेश्चन कर लिए उनके लिए नेक्स्ट है 35 35 नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देयर आर टू सिमिलर प्लांट्स अंडर द सेम मैनेजमेंट, मतलब कंपनी एक है लेकिन प्लांट कितने दो। द मैनेजमेंट डिजायर टू मर्ज दीस टू प्लांट, अब कंपनी चाहती है कि दोनों प्लांट को क्या कर दिया मर्ज कर दिया। अब पहला तो फैक्ट्री है प्लांट 1 वो तो पहले से किस पे 100% पे, तो मतलब जो फैक्ट्री 2 है तो 60% पे, केवल उसको किस पे लाना पड़ेगा 100%। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन मर्जर करेंगे एग्जाम में पहला पॉइंट क्या होगा, आपको सभी कंपनी को सभी प्लांट को सभी फैक्ट्री को किस पे लाना पड़ेगा 100% पे लाना पड़ेगा और फिर आपको वर्किंग इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी किस पे आफ्टर मर्जर एट 100% कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 35 इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक इनकम स्टेटमेंट
बनानी है आफ्टर मर्जर, तो किस पे होगा 100% कैपेसिटी पे होगा। अब देखिए सेल कितनी लिखी है, पहले वाले तो कोई चेंज नहीं है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं है तो सेम रहेगा। दूसरे वाले में 60% से 100% लाने के लिए डिवाइड बाय 60%, हमने एक इनकम स्टेटमेंट बना ली जो हमारे वर्किंग नोट का काम करेगा 100% पे आफ्टर मर्जर। अब क्वेश्चन में आपसे पूछे व्हाट वुड बी द कैपेसिटी ऑफ मास प्लांट टू बी ऑपरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ बीपी, आपसे बीपी सेल्स रेशो पूछे, क्या पूछे बीपी सेल्स रेशो। तो बीपी सेल्स रेशो के लिए आपको पहले बीपी सेल्स निकालनी पड़ेगी और बीपी सेल्स निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो की। फिक्स कॉस्ट आपको मिल चुकी है, पीवी रेशो निकालना आपको कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो पीवी रेशो कितना रहेगा 26%, 26%। और यहीं पे बीबी सेल भी निकालो कितनी है, और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो, और फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो क्या होता है, बीबी चेंज होता है। देखिए भाई सबने, देखिए अब सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, बीबी सेल्स रेशो, उसके लिए बीबी सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स 230.77 डिवाइडेड बाय टोटल सेल कितनी थी, तो 46.15%। यदि आप अपनी कैपेसिटी का 46.15% यूज करोगे तो समझ लो आपकी बीपी सेल रिकवर और बीपी सेल आ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, यदि हम 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम करते हैं आफ्टर मर्जर तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो कई तरीके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट किया था, या सेल इनटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट कर लो। इस वाले केस में मैं तीसरा तरीका कराता हूं, तो मैं आपको मुझे बोल रहा था क्या बना लो, इनकम स्टेटमेंट, जो तरीका आपको अच्छा लगे। मैं आपको सारे तरीके सिखा रहा हूं। सेल मुझे क्वेश्चन में कितनी रखी थी, 500 रखी थी 100%, मुझे तो किस पे चाहिए, कितना लिखूं, 500 का 75%, 375 लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट थी 100% कैपेसिटी पे 370 लाख, 370 लाख थी, 370 लाख थी, तो 370 लाख का 75%, 370 का 75%, 277 पॉइंट, कंट्रीब्यूशन आपका 75% क्या देगा 97.50, इसमें से लेस क्या कर दो। अच्छा फिक्स कॉस्ट जो 7 लाख रुपए दिखाई दे रही है, कोई बच्चे कहते हैं तो 100% किया, इसे भी 75% ले लें, नहीं तो ये 100% पे भी 60 रहेगी, 75 पे भी 60 रहेगी। फिक्स कॉस्ट तो हर कैपेसिटी पे क्या आएगी सेम, तो प्रॉफिट कितना देगा। अच्छा कल को यदि वो प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितने, हाँ प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट रेशो पूछे, क्या पूछे प्रॉफिट रेशो, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो यदि प्रॉफिट की परसेंटेज भी निकालनी है,
हम ये कह सकते हैं यदि हम 75% कैपेसिटी पे काम करें तो हमारा प्रॉफिट हमारी सेल का कितने परसेंट है? 10% है। हमारा प्रॉफिट हमारी सेल का 10% मतलब 375 का 10% 37.5 लाख। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हो गया सबका? देखिए भैया नेक्स्ट आपका 36 क्वेश्चन नंबर 36 36 क्वेश्चन में क्या लिखा देखिए टू फर्म ए एंड कंपनी एंड बी एंड कंपनी सेल द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। कंपनी दो अलग अलग है, कंपनी दो अलग अलग है लेकिन दोनों कंपनी एक ही जैसा प्रोडक्ट एक ही मार्केट में सेल कर रहे हैं। मतलब कंपनी के नाम अलग अलग है लेकिन काम और मार्केट सेम है। दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है ए एंड कंपनी का भी किसका बी एंड कंपनी का भी। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपनी जो इनकम स्टेटमेंट है उस इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मतलब हम किसके हिसाब से निकालते हैं? अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के हिसाब से, जिसमें पहली कंपनी ए एंड कंपनी और दूसरी कंपनी कौन सी है? बी एंड कंपनी। सेल में से हम टोटल कॉस्ट माइनस नहीं करते, क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। और फिर तो कहते हैं क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने कहा यदि मुझे क्वेश्चन में बी पी सेल निकालना है या डिजायर सेल निकालना है तो कहीं ना कहीं मुझे कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो सेल अपने पास कितनी है? 5 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 30,000 और प्रॉफिट 70। ये पहला वाला तीनों हो गया। सेल इतना 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख, फिक्स कॉस्ट 70,000 और प्रॉफिट कितना है? 1,30,000। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कैलकुलेट विद सेल्स वॉल्यूम बोथ द फर्म विल अर्न इक्वल प्रॉफिट। कहते हैं वो सेल वैल्यू बताइए, वो सेल वैल्यू बताइए, वो सेल बताइए जहां पे दोनों कंपनी का प्रॉफिट जो अभी तो अलग अलग है क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पे 5 लाख की सेल पे 70,000 और यहाँ 6 लाख की सेल पे कितना है? 1,30,000। कहते हैं अलग अलग सेल है, अलग अलग प्रॉफिट आ रहा है। कहते हैं एक कॉमन सेल ढूंढो, मतलब जो सेल ये करे वही सेल ये करे। मतलब ए एन कंपनी जो सेल करेगी वही सेल कौन करे? बी एन कंपनी। तो मैंने कहा ऐसी सेल कौन सी सेल है? एक्स रुपीज की सेल है। वहां पे मतलब एक्स रुपए की सेल, ध्यान से सुना, ए एन कंपनी यदि एक्स रुपए की सेल करती है और उनका प्रॉफिट यदि वाई रुपये आता है तो बी एन कंपनी की सेल भी एक्स रुपए पे कितना प्रॉफिट आना चाहिए? भाई कंडीशन समझ में आ गई? सेल भी सेम होनी चाहिए और प्रॉफिट भी आना चाहिए सेम। तो आपको एक ऐसी सेल वैल्यू ढूंढनी है दोनों कंपनी के लिए जहां पे सेल वैल्यू तो कॉमन होगी साथ में आपका प्रॉफिट भी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ऐसी सेल को क्या कहते हैं? जहां पे आपका प्रॉफिट सेम आता है। ऐसी सेल को क्या कहते हैं? जहां पे प्रॉफिट सेम आता है उस सेल को हम कहते हैं इनडिफरेंस सेल। क्या कहते हैं? इनडिफरेंस सेल का मतलब सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेल दोनों जगह सेम रहेगी, साथ में प्रॉफिट भी आएगा सेम। तो एट इनडिफरेंस सेल्स प्रॉफिट ए एन कंपनी किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट बी एन कंपनी। ये मतलब वो सेल वैल्यू जहां पर दोनों कंपनी का प्रॉफिट सेम हो वो सेल वैल्यू को क्या कहते हैं? इनडिफरेंस सेल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में आपसे ये भी तो कह सकते थे इनडिफरेंस सेल निकालो, बट नहीं, उन्होंने कहा एक ऐसी सेल ढूंढ के बताओ जहां पे दोनों कंपनी का प्रॉफिट सेम है। मैंने कहा बात घुमा लो, बट बात का मतलब तो यही है, कौन सी सेल निकालने के लिए कह रहे हैं? इनडिफरेंस सेल। बस समझ में आ गया क्या पूछना चाहते थे आपसे? तो पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में, खासतौर पे मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग। तो एक ऐसे चैप्टर जिसमें हर क्वेश्चन ऐसा अपने आप खत्म का होगा, ठीक है? इसे कौन 2 महीने चला दो 2 महीने चलता रहेगा चैप्टर, 3 महीने कहोगे तो 3 महीने तक चला सकते हो। बट लेवल फिक्स कर रखा है कि इंटर में 2 ग्रुप होगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और फाइनल। तो ये जो बेसिक वाला लेवल है वो तीनों जगह, ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है और फाइनल में भी। फिर जब ग्रुप 2 में होगा तो थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा, फाइनल में और एडवांस, लेकिन बेसिक तीनों में क्या रहेगा? सेम। तो आप इस चैप्टर को अभी भी पढ़ोगे, ग्रुप 2 में भी पढ़ोगे और फाइनल में भी। तो ढंग से पढ़ लो, ढंग से पढ़ने का फायदा क्या? एक बार पढ़ोगे 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगली बार आपको कॉस्टिंग का सिलेबस एक चैप्टर का लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना? मुझे रिपीट करना कोई पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब करना कैसे ये तो समझ में आ गया, करना क्या? पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा था करना क्या था, तो ये तो पता चल गया करना क्या, लेकिन अब करना कैसे वो सीखना है। ठीक है? जैसे कई दोस्त मिल जाते हैं पुराने, कहते चलो यार घूमने चलें। पहला पॉइंट क्या है? घूमना कहाँ है? कौन सी जगह जाना है? वही डिस्कस नहीं होता, पार्टी खत्म हो रही है, कहते चलो अगली बार डिसाइड करेंगे। बट आप ऐसे नहीं, आप क्या करते हो? डिसाइड कर लेते हो हम यहाँ जाना है। अब जितने दोस्त होते हैं अलग अलग चलाते हो, कोई कहते हैं बीच पे चलो, कोई कहते हैं हिल एरिया पे चलो, कोई कहते हैं वैष्णो देवी चलो, कोई कहते हैं कहीं चलो, सबकी सोच है अलग। तो ये उस पार्टी के अंदर डिसीजन आ गया कि हमें यहाँ जाना है, पहला पॉइंट क्या? जाना कहाँ है? उसी के हिसाब से तो क्या करोगे? डिसाइड करोगे पैकिंग के टाइम कपड़े कौन से रखने। गर्मी वाली जगह जा रहे हो स्वेटर थोड़ी लेके जाओगे, और ठंड वाली जगह जा रहे हो तो टी शर्ट पहन के नहीं जाओगे, तो उनका लेके जाना पड़ेगा। तो प्लानिंग आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें एक ऐसी सेल वैल्यू ढूंढनी है जहाँ पर दोनों कंपनी का प्रॉफिट जो डिफरेंट आ रहा था वो डिफरेंट नहीं, मतलब इनडिफरेंस सेल निकालनी है। तो मुझे ये समझो दोनों कंपनी कितने रुपए की सेल करे? मैंने कहा 100 रुपए की सेल करे, जहाँ पे दोनों कंपनी का प्रॉफिट क्या है? बराबर है। मुझे नहीं पता 1 रुपया आएगा, 2 रुपया आएगा, 10 रुपया आएगा, 20 रुपया आएगा, 100 रुपया आएगा, 1 लाख आएगा, मैंने उसे क्या मान लिया? ठीक है? तो इनडिफरेंस सेल्स सॉल्यूशन की तैयारी करते हैं, पर उससे पहले एक बात बताइए, पी रेशो कितनी आएगी यहाँ पे? पी रेशो यदि मुझे निकालनी होती तो पी रेशो कैसे निकालते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स कॉस्ट या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू कितना? 20%। ठीक है? अब 20% को तो क्या लिख सकते हो? 1/5 भी लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे कितने? 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, 33 1/3%। आप इसको क्या कह सकते हो? 1/3 भी कह सकते हो।
तो सभी ने लिख लिया, मान के चलते हैं। अब शुरुआत कैसे करनी है, तो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, एज्यूम इन डिफरेंस सेल्स बी रुपीज एक्स। इन डिफरेंस सेल्स हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली। और इन डिफरेंस सेल्स कौन सी सेल होती है, जहां पर प्रॉफिट ए एन कंपनी का किसके बराबर होगा, बी एन कंपनी। तो किसी चीज को एक्स मानना बहुत आसान होता है, मुश्किल का है उसकी वैल्यू कितनी है, और उसकी वैल्यू को ढूंढने के लिए क्या चाहिए होता है, बीच में साइन इक्वल टू का, ठीक है ना। तो खाली इन डिफरेंस सेल को एक्स बोलने से काम नहीं चलेगा, उस एक्स को निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो ज्यादातर हम इक्वेशन बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं कि बीच में कहीं ना कहीं इक्वल जल्दी से आ जाए। तो प्रॉफिट ए एन कंपनी निकालने के प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, या कह सकते हैं सेल इनटू पी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे मेरी सेल की सेल का नाम क्या है, इन डिफरेंस सेल, आईएस का मतलब इन डिफरेंस सेल इनटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो किसका होना चाहिए, ए कंपनी का, मैंने शॉर्ट में ए लिख दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट कौन सी कंपनी का, ए का, इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, बट पीवी रेशियो किसका होना चाहिए, बीएन कंपनी का। अब आप सोचोगे सर ने पीवी रेशियो में ए लिखा, फिक्स कॉस्ट में ए लिखा, पर आईएस में ए नहीं लिखा। भाई आईएस तो कॉमन है ना, आईएस तो कॉमन है, ए कंपनी बी कंपनी की अलग अलग थोड़ी है, वो तो सेम है ना, तो सिर्फ एक्स माने ना। तो यहां पे वैल्यू पुट करो जल्दी से, एक्स इनटू पीवी रेशियो कितनी थी 20%, 20% को आपने क्या लिखा था 1/5, फिक्स कॉस्ट कितनी है पहले केस में 30,000, पीवी रेशियो थी 33 1/3%, 33 1/3% को हमने क्या लिखा था 1/3, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी 70,000। अब x by 5 माइनस 30,000 इक्वल टू x by 3 माइनस 70,000। तो काम करते हैं, 70,000 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस से इधर जाए, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो गया, x by 3 में से x by 5 क्या कर दिया माइनस। अब x by 5 और x by 3 में 3 और 5 का क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम करना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना देगा 15। बस एक चीज ध्यान रखना, जो आपने 15 निकाला एलसीएम उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, और जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ये बोलना इसलिए पता है क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं फोन करके सर ये कैसे किया आपने, चमत्कार। तो मैंने कभी बचपन में सिखाया गया था, 7 क्लास 8 क्लास में सब सिखाते हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चे कहते हैं सर 7 8 9 यदि छोड़ दी जाए और सीधा 10 करें तो क्या होगा, तो मैंने कहा ये दिक्कत सामने आएगी भाई। तो जिन बच्चों ने ये प्रॉब्लम फेस किया इसका मतलब 7 8 9 पे फोकस नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, आप करो कौन सी बात निकल गई। 15 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा 5, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, 15 को 5 से डिवाइड किया 3, 3 into x 3x, यानी 2 by 15x। अब x की वैल्यू कितनी आ गई देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए हम 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से डिवाइड बाय 2 से, हमें x निकालना है। तो ध्यान रखना गलती फिर यहाँ से बच्चों से क्या होती है, वो 15 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई। आप ऐसे नहीं करना, मुझे x निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और ये 2 जब नीचे आएगा तो डिवाइड में आ गया ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20,000 into 15। तो इस तरीके से इन डिफरेंस सेल्स कितनी आ गई, अब यदि दोनों कंपनी 3-3 लाख रुपए की सेल करें तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट जाएगा सेम आएगा। आप चेक करना चाहें तो इनकम स्टेटमेंट बना के देख लो, 3 लाख रुपए की सेल पे दोनों कंपनी की सेल कितने लाख रुपए की, देख लो 3-3 लाख, तो दोनों कंपनी का प्रॉफिट जाएगा सेम आएगा। ओरली चेक करवा देता हूं प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल इनटू पी रेशियो, तो ओरली कर लेते हैं 3 लाख का 1/5, 3 लाख का 1/5 कितना हुआ 50,000, 60,000, तो 60,000 हो गया। 3 लाख का 1/5 का 60,000, 60,000 में से 30,000 माइनस कर दिया 30,000, 3 लाख का 1/3 1 लाख, 1 लाख में से 70,000 माइनस कर दिया 30,000, दोनों प्रॉफिट क्या है सेम है। तो वो सेल जहां पे दोनों कंपनी का प्रॉफिट सेम आ जाए उस सेल को क्या नाम दे दिया जाता है इन डिफरेंस सेल, जहां पे कोई डिफरेंस ना हो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, नोट कर लीजिए तब तक का विषय। अभी होगा नहीं होगा सबका। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछना आपसे, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या पूछना आपसे जल्दी बताइए। स्टेट बिग फर्म इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यदि मार्केट में हैवी डिमांड है या मार्केट में लो डिमांड है तो कौन सी कंपनी हैवी डिमांड में ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी और कौन सी कंपनी लो डिमांड के केस में प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी। डिमांड का मतलब मार्केट में कस्टमर क्या है कितने ज्यादा है या कम है। तो जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो कस्टमर ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की कोई चिंता ही नहीं है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की कोई चिंता है नहीं, क्योंकि फटाफट से कंपनी ने कौन सी सेल पूरी कर दी होगी बीबी सेल। अब तो वो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा मिलेगा पीवी रेशियो से, क्योंकि सेल इनटू पीवी रेशियो। जब सेल बढ़ेगी तो दोनों कंपनी की सेल बढ़ेगी ना। यदि एक कंपनी की सेल 1 लाख बढ़ी तो दूसरी की तो कितनी बढ़ेगी 1 लाख, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए। जब बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो सभी कंपनी की सेल क्या होती है बढ़ती है। मान के चलते दोनों कंपनी की, एक कंपनी और बी कंपनी दोनों की 1 लाख रुपए की सेल बढ़ी। अब एक कंपनी का पीवी रेशियो 20% है, 20% निकाला था ना, कितना निकाला था 20%, और दूसरी का कितना है 33 मतलब 1/5 और 1/3। यदि दोनों कंपनी की सेल 1 लाख रुपए बढ़े तो 1 लाख का 1/5 कितना था 20,000, और 1 लाख का 1/3 कितना था 33,333। कौन सी कंपनी की सेल पे ज्यादा प्रॉफिट बढ़ा 20,000 पे या 33,000 पे 33। इसका बी कंपनी की सेल बढ़ने पर उसका प्रॉफिट क्या आएगा ज्यादा। ए कंपनी की सेल बढ़ेगी उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, बी कंपनी की सेल बढ़ेगी उसका भी प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट किसका बढ़ेगा 1 लाख की सेल पे, जिसका पीवी रेशियो क्या होगा ज्यादा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा ज्यादा। और जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद सारा का सारा क्या बन जाता है प्रॉफिट बन जाता है। ये बात हम बहुत दिन से सीख रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन बचता है वो सारा का सारा क्या बनता है प्रॉफिट। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा फिक्स कॉस्ट तो लिमिटेड अमाउंट होगा ना, वो तो फिक्स्ड अमाउंट है ना, बढ़ेगा ना घटेगा। तो यदि आपकी सेल बढ़ी मतलब कि कंट्रीब्यूशन बढ़ा और फिक्स कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी सेल के बढ़ने से, वो तो
पीवी रेशो ज्यादा है बीएन कंपनी की, तो इसका हैवी डिमांड के केस में किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? बीएन कंपनी का। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देख लो। पहला केस क्या है? हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। लिखो अभी, इन केस ऑफ हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट का मतलब है नो टेंशन किसकी? बीबी सेल की। मतलब फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की कोई टेंशन नहीं है, मार्केट में अंदर उनका है, मतलब फिक्स कॉस्ट आसानी से होगी रिकवर, मतलब कंपनी आसानी से बीबी सेल को रिकवर कर देगी। तो हैवी डिमांड के केस में बी एंड कंपनी विल अर्न ग्रेटर प्रॉफिट देन ए एन कंपनी। क्यों? बिकॉज पीवी रेशो ऑफ बी एन कंपनी इज हायर देन ए एन कंपनी। वी नो दैट हाई पीवी रेशो मीन्स क्या जानते हैं? हायर पीवी रेशो मीन्स higher amount of contribution, and higher amount of contribution means higher amount profit। तो जिसका पीवी रेशो ज्यादा समझ लो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कंपनी के बीबी से तो रिकवर हो चुकी है, मतलब फिक्स कॉस्ट कर चुकी है रिकवर। तो हैवी डिमांड के केस में टेंशन नहीं होती किसकी? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने की। बात समझ आ रही? अब लो डिमांड के केस में क्या है? कस्टमर है ही नहीं, पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है, भाई साहब हमारा सामान खरीदो, बड़ी मेहरबानी होगी आप पे कि आप हमारा सामान खरीद लेते हो, ठीक है ना? यदि लो डिमांड का मतलब मार्केट में कस्टमर नहीं। लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, बच्चे मार्केट में एक दुकान नजर आते थे, हम कहते थे मजा के पढ़ लो, बड़ा शानदार होगा, पढ़ लो फेस टू फेस की क्लास करते, बच्चे नजर नहीं आते थे, तो भी लेके भी ढूंढते थे, तो भी बच्चा नहीं दिखता था दूर दूर तक, घर में बैठे रहते थे। तो उस समय क्या था मार्केट में? फेस टू फेस बच्चों की डिमांड क्या थी? बहुत ही कम थी, नहीं खत्म हो गई। तो ऐसे केस में दिक्कत क्या आ रही थी कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो इतना बड़ा एरिया मैंने रखा था किराए पे, मकान मालिक को मैंने इमीडिएटली फोन किया, मैं आज ये जगह खाली कर रहा हूँ। वो कहते ऐसी गलती मत करो, दोबारा जगह नहीं मिलेगी। मैंने कहा बच्चे नहीं है, जगह दोबारा चाहिए किसको? मुझे नहीं चाहिए जगह, खाली कर रहा हूँ। वो कहता अच्छा थोड़ा बहुत एरिया रख लो। हमें क्या हो सकता है, क्योंकि एकदम से बिजनेस को बंद कर देंगे तो लोगों को क्या लगेगा? सुमित दसों की क्लासेस क्या हो गए? बंद हो गए। मैंने ये बात तो अपने काम की बोली, थोड़ा सा एरिया रख लेता हूँ आपका, बाकी एरिया कर देता हूँ। अब ऐसे में कौन पर्सन सर्वाइव कर पाएगा? जो पूरा एरिया कंटिन्यू रखे, थोड़ा सा एरिया कंटिन्यू रखे, थोड़ा सा। इस तरह जिसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? रेंटल खर्चा कम होगा, फिक्स कॉस्ट क्या होगी? वो कम सेल में भी क्या कर पाएगा? सर्वाइव कर पाएगा। बस समझ रहे? तो लो डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट में कस्टमर बहुत कम है, और ऐसे केस में वही पर्सन प्रॉफिट कमा पाएगा जो अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर पाएगा। तो जिसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? कम होगी, वो जल्दी से अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर कर लेगा और फटाफट से कौन सी पोजीशन में आ जाएगा? प्रॉफिट की सिचुएशन में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ लो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। देखो फटाफट अभी, इन केस ऑफ लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यदि मार्केट में लो डिमांड है, मार्केट में लो डिमांड है, तो फिर उस केस में कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी? जिसकी लोअर फिक्स कॉस्ट होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हायर पीवी रेशो, और यहाँ पे लोअर फिक्स कॉस्ट। लो डिमांड में लोअर फिक्स कॉस्ट, हाई डिमांड में हायर पीवी रेशो। तो अब लोअर फिक्स कॉस्ट किसकी? ए एन कंपनी। तो हम क्या लिखेंगे कमेंट में? यानी ए एन कंपनी विल अर्न ग्रेटर प्रॉफिट देन बी एन कंपनी। क्यों भी क्यों? बिकॉज फिक्स कॉस्ट ऑफ ए एन कंपनी इज लोअर देन बी एन कंपनी। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? वी नो दैट लोअर फिक्स कॉस्ट मींस लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल। लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल्स मींस हायर अमाउंट ऑफ एमओएस। जब बीबी सेल कम होगी तो आपका एमओएस क्या होगा? और एमओएस जिस कंपनी का ज्यादा होगा उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा, ज्यादा है ना? तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? वी नो दैट लोअर फिक्स कॉस्ट मींस लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल्स। लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल्स मीन हायर अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस हायर प्रॉफिट। तो तुम तो समझ रहे हो, सब समझ गए। फिक्स कॉस्ट कम है मतलब बीबी सेल कम है, बीबी सेल कम है मतलब एमओएस ज्यादा है, एमओएस ज्यादा मतलब प्रॉफिट ज्यादा है। तो जिस कंपनी की फिक्स कॉस्ट कम होगी उस कंपनी की बीबी सेल कम होगी। जब बीबी सेल कम होगी तो कम कस्टमर से आप एमओएस भी कमा सकते हैं। और जब बीबी सेल कम होगी तो कम सेल पे भी आप क्या कौन सी सिचुएशन में आ सकते हैं? एमओएस पे आ सकते हैं। और जैसे एमओएस आपकी लाइफ में आ गया क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। बोलिए को प्रॉफिट चाहिए तो बात बोलिए। वी नो दैट एट लोअर फिक्स कॉस्ट बीबी सेल इज लोअर। क्या कैसे कह सकते हैं? वी नो दैट लोअर फिक्स कॉस्ट मींस लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल। वी नो दैट लोअर फिक्स कॉस्ट मींस लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल्स। लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल मींस हायर अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मींस हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये तो साबित करना था कि बीबी सेल कम होगी तो एमओएस ज्यादा होगी, एमओएस ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। हमें प्रॉफिट भी तो क्या दिखाना है? ज्यादा दिखाना है। फिर से रिपीट करते हैं, अभी कर देते हैं। लोअर फिक्स कॉस्ट मींस लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल। लोअर अमाउंट ऑफ बीबी सेल्स मीन हायर अमाउंट ऑफ एमओएस। हायर अमाउंट ऑफ एमओएस मींस हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब जिसकी फिक्स कॉस्ट कम होगी उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये नहीं लिखा सबने? फिर आगे दूसरे से पूछते हैं। चलिए तो कौन सा क्वेश्चन आपने खत्म कर लिया? 36। अब मैं 3 क्वेश्चन एक जैसे कराऊंगा, 37, 38 और 39। चलिए एक लंबी सांस लीजिए फटाफट से, और 3 बढ़िया से क्वेश्चन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। 37, 38 और 39। एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ में आ गया तीनों में से, तो बाकी दोनों भी समझ में आ जाएंगे। तो
37, 38, 39 में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? 37 की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना कम से कम। मुझे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुके हैं। हाँ जी, ध्यान से जल्दी से जल्दी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 37। हाँ जी, 37 क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ फाउंटेन पेन सेलिंग इन द मार्केट एट ₹100 पर यूनिट। एक मैन्युफैक्चर है जो फाउंटेन पेन कितने रुपए में सेल कर रहे हैं? 100 रुपए में। मेक एन एवरेज नेट प्रॉफिट 20% ऑन सेल बाय प्रोड्यूसिंग 50,000 यूनिट्स पर एनम अगेंस्ट अ कैपेसिटी ऑफ 75,000 यूनिट्स। मतलब कंपनी की क्षमता कितनी है? 75,000 पेन बनाने की। बट वो अभी मार्केट में कितना बेच रहे हैं? 50,000 पेन बेच रहे हैं। हर पेन पे वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 20 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी है? 100 रुपए। तो 100 रुपए का 20% कितना हुआ? 20 रुपए। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी ईयर की बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 37 में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ढंग से समझ लेना, बाकी तो बहुत आसान लगेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे आने वाले हैं जो आपको मजबूर कर देंगे, यार बार-बार आपके मन में क्या ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं क्या कहूंगा? ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आपके मन में क्या है? ये तो हो नहीं सकता किसी कीमत पे, और मैं क्या कहूंगा? हो सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन से ईयर की? 2017 की। हो सकता है आपने एक बार भी मान लो, पूछो ही ना। सबसे पहले हम अपना पेन कितने में बेच रहे हैं भाई? पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? हम अपना पेन कितने में बेच रहे हैं? 100 रुपए में बेच रहे हैं। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 100 रुपए का 20%। 100 रुपए का 20% कितने में? 20 रुपए। इसका मतलब हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 2017 में? 80 रुपए। यदि कोई पेन मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ और उस पर 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मैंने इसे बनाया कितने में होगा? 80 में बनाया होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब 80 रुपए जो मेरी कॉस्ट है उसका ब्रेकअप भी देखा नीचे। आप यदि 36, 30, 10 और 4 को ऐड करके देखो तो तुम्हारा क्या देखोगे? इन सब का टोटल कितना बनता है? 80 बनता है। ठीक है, 36 प्लस 30 66, 66 प्लस 10 76, 76 प्लस 4 80। इसका मतलब मेरी कॉस्ट 80 रुपए रखी है। उस 80 रुपए का मुझे क्या देखा है? ब्रेकअप भी दे रखा है। देखिए ब्रेकअप में दो तरीके की कॉस्ट है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। तो हमारा काम क्या सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को अलग करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालना चाहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब आप एक बात बताइए, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है नहीं होती? हाँ जी, तो मटेरियल कॉस्ट आपकी वेरिएबल है, कितने रुपए? 36। लेबर कॉस्ट वेरिएबल होती है? हाँ जी, कितने रुपए? 30। अब वर्क ओवरहेड को क्या कहते हैं? वर्क ओवरहेड को क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें लिखा है 10 रुपए 50% वेरिएबल। इसका मतलब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो दो तरीके की कॉस्ट है, उसमें फिक्स्ड पार्ट भी है और वेरिएबल पार्ट भी है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 10 रुपए के अंदर 50% वेरिएबल है, 5 रुपए। अच्छा, सेलिंग ओवरहेड 4 रुपए है और उसमें 25% वेरिएबल है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड 4 रुपए का 25%, कितना लिखूं? इस पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 72। कोई दिक्कत इसमें? अब जिस पॉइंट का मैं दिक्कत कर रहा था आपके साथ, मुझे क्या निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। क्या निकालनी है? फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट हमेशा किसमें ढूंढते हैं भाई? हम तो फिक्स कॉस्ट किसमें ढूंढना चाहते हैं? अमाउंट में ढूंढना चाहते हैं। पर यहाँ जो मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ रही है वो तो किसमें आ रही है? पर यूनिट में आ रही है ना? कैसे भाई? टोटल कॉस्ट 80 है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? तो टोटल कॉस्ट में से यदि मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं तो 8 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब मुझे निकालना क्या? निकालना क्या? फिक्स कॉस्ट निकालना है अमाउंट में। बस ये मेरे को सही निकाल के दे दो, सही अमाउंट बता दो कितना आएगा। यहाँ पर बच्चे या तो 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे या 75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको सही जवाब देना है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? बताइए ना, यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट है, जिसे समझना है। जल्दी से बताओगे क्या लिखूं? 50,000 से मल्टीप्लाई करूँ या 75,000 से? 50,000 से। क्यों 50,000 से? क्यों या 75,000 से? 3 का बच्चों ने 50 बोला, बाकी सब 75 पे चले गए। इसका मतलब कोई एक आंसर होगा। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा किसके लिए इंटर की जाती है? 100% कैपेसिटी के। फिक्स कॉस्ट किसके लिए इंटर की जाती है? 100% कैपेसिटी के। 100% कैपेसिटी कितनी है? तो मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? मतलब होना 75 से चाहिए, पर मैंने कह 50 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और मैं इनकी बातों के तुक्के में सही बोल रहे हैं, तुक्के में सही बोल रहे हैं। जैसे भाई को 50,000 से मल्टीप्लाई करना क्यों इस क्वेश्चन में सही है और 75 से मल्टीप्लाई करना क्यों गलत है? प्रॉफिट 50,000 प्रॉफिट तो कहीं लिखा ही नहीं है। उन्होंने कहा टोटल सेल कितनी करें? 50,000 में सेल करें, जिसका ब्रेकअप आपको क्वेश्चन ने दिया है। तो ये जो ब्रेकअप आपने निकाला है 80 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 72 रुपए, 8 रुपए, ये सब किसके निकाले? 50,000 में पे। ये सब किसके निकाले? 50,000 में। तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 50,000 से। अब फिर से एक बार समझाऊंगा डिटेल में। जब हम फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, ध्यान से समझना, फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को क्वांटिटी से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मेन दिक्कत क्या है? ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास इस क्वेश्चन में दो है, एक 50,000 यूनिट की और दूसरी मेरे पास कितनी है? 75,000। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में 8 रुपए दे रखी है, जो मैंने 8 रुपए निकाली है 80 माइनस 72 करके 8 रुपए जो निकाली है, वो 8 इस 50,000 से मल्टीप्लाई करके मेरे को फिक्स कॉस्ट का अमाउंट निकालना है, तो वो कितना आता है? 4 लाख। और यदि मैं इस 8 रुपए को इस 75,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आता है? कितना आता है? 6 लाख रुपए। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी कौन सी फिक्स कॉस्ट सही है, कौन सी फिक्स कॉस्ट गलत है। 4 लाख को सही मानूं या 6 लाख को सही मानूं? तो कई बच्चे कहते हैं 4 लाख को सही मानो, कई बच्चे कहते हैं 6 लाख को सही मानो। कब 6 लाख सही होगा, कब 4 लाख सही होगा? यदि क्वेश्चन में सही करें, यदि क्वेश्चन में लिखा होगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी, क्या लिखा था क्वेश्चन में? फिक्स कॉस्ट रुपीस 8 रुपए पर यूनिट बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी, तब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता? टोटल कैपेसिटी 75,000 से। मेरा आंसर क्या सही माना जाता? 6 लाख। पर इस क्वेश्चन में तो फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली 8 रुपए पर यूनिट, वो 8 रुपए कैसे निकाली है? जब मैं कितनी क्वांटिटी 2017 में बेच रहा था, जब मैं 50,000 यूनिट बेच रहा था, तो ये सारी कैलकुलेशन कितनी यूनिट पे देखिए? 50,000 पे देखिए। तो उसका ये जो 8 रुपए पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाली है वो बेस्ड ऑन किस पे? 50,000। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 50 से। तो एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो क्या ध्यान देना है कि वहां पे क्वेश्चन में ये पॉइंट तो नहीं लिखा फिक्स कॉस्ट बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी। यदि वहां पे क्वेश्चन में अलग से लिखा होता फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 75,000 से।
क्या ये लाइन क्वेश्चन में अलग से दिखाई दे रही है? नहीं। इसका मतलब ये जो फिक्स कॉस्ट मैंने निकाली है 8 रुपए पर यूनिट, कितना निकाली जब मैं ड्यूरिंग द ईयर कितने में बेच रहा था? 50,000। तो 100 में से मैंने 20 माइनस किया 80 आया, 80 में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया 72 रुपए, तो 8 रुपए फिक्स कॉस्ट आया। और पूरे साल मैंने कितनी क्वांटिटी पे काम किया? 50,000। तो जब मैं 50,000 यूनिट बेच रहा था उस समय मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही थी? 8 रुपए आ रही थी। तो मेरे को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा? 8 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट कितने रुपए मानी जाएगी? सही 4 लाख। कैसे? 8 इंटू 50,000। बड़ा समझाओ क्या समझाओ? 75,000 क्यों नहीं लिया मैंने? 75,000 क्यों नहीं लिया बताओ? 75,000 क्यों नहीं लिया? टोटल कैपेसिटी क्यों नहीं लिया? उसका सिंपल जवाब ये है कि जो मैंने चलो और बताता हूँ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालता मैं आपके लिए? यदि इसी फॉर्मूले से मुझे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मैं फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से क्या करता? डिवाइड करता। अब यदि मेरी फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता कितनी है, क्वांटिटी यदि 4 लाख होगी तो मैं 4 लाख से डिवाइड करता। ध्यान से समझना मेरे जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मैंने किस क्वांटिटी से डिवाइड करके निकाला होगा? जिस क्वांटिटी से डिवाइड करके निकाला होगा उसी से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस अमाउंट को ढूंढने के लिए। ये कॉन्सेप्ट है तो समझना आपको। यदि मुझे फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ढूंढना है, क्या ढूंढना है? फिक्स कॉस्ट का अमाउंट। तो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को क्वांटिटी से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? मैंने इस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए किससे डिवाइड किया होगा? 50,000 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 50,000 से। 75,000 से डिवाइड किया होगा तो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? 75 से। अब इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो 8 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आ रही है उसमें बेस क्या लिया गया था? 50,000। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? 50,000 से। इस क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि 75,000 का बेस है? यदि वहां पे सेपरेट लाइन लिखी होती फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेस्ड ऑन 75,000 के टोटल कैपेसिटी, तो इसका मतलब माना जाता है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपने किससे डिवाइड किया था? टोटल से। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? टोटल से। मतलब जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? आपसे कोई लोग झगड़ा कर रहे हैं, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आप उसी के लिए तो प्लानिंग करोगे उसको कैसे तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, कैसे खत्म करना उसको। जब पूरी दुनिया को खत्म करने की सोचोगे 2 मिनट में ऐसा बन गया। यदि मेरे से कोई बच्चा बदतमीजी से बोल रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा या पूरी दुनिया को समझाऊंगा? उसी को समझाऊंगा। ठीक है ना? आप दो लोग आपस में लड़ पड़े किसी बात पे, वो बात बहुत बढ़ गई और एक ने दूसरे को ज्यादा पिटाई कर दी। ऐसे में कभी तो ज्यादा पिटाई आपको बदलने की सोचेगा किससे? पूरी दुनिया से या पर्टिकुलर बंदे से? पर्टिकुलर बंदे से। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया, पर्टिकुलर पॉइंट देखना पड़ेगा। डिवाइड किससे किया? जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी उसी से करना है। अब आप पूछो 75,000 यूनिट की क्षमता थी बट बनाई कितनी है? 50,000। तो हमने 50,000 यूनिट बनाई और हमने जो कॉस्ट का ब्रेकअप किया वो किसके लिए किया? तो उसका नहीं तो 8 रुपए पर यूनिट निकल गया, वो किसके पॉइंट से निकल गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की फिक्स कॉस्ट थी 4 लाख रुपए और उन्होंने से किससे डिवाइड किया था? 50,000 यूनिट से, जिससे कितना रेट निकला? 8। हम क्या कहेंगे? 8 रुपए किस पे बेस्ड है? 50,000 यूनिट। ठीक है? यदि क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अलग से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रखी होती, अलग से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रखी होती, मतलब 4 लाख को उन्होंने 75,000 से डिवाइड करके लिखा होता क्वेश्चन में, 4 लाख डिवाइड बाय 75,000 देखना कितना आता है? 5 पॉइंट कितना आएगा? चेक कर लेते हैं, मैंने शायद उससे गलत लिख दिया। यानी 5.333। यदि ऐसा क्वेश्चन लिखा होता अलग से फिक्स कॉस्ट 5.333, मतलब 8 रुपए के अलावा, इस क्वेश्चन में 8 रुपए के अलावा अलग से फिक्स कॉस्ट दे रखी होती 5.333, तो आपके दो ऑप्शन होते। 5.333 को किससे मल्टीप्लाई करो? 75 से, या 8 को किससे मल्टीप्लाई करो? 50 से। दोनों से अमाउंट क्या था? दोनों से अमाउंट क्या था? सेम। तो आपको देखना पड़ेगा जो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो किस क्वांटिटी को बेस लेकर रखी है? 50,000 को या 75,000 को? यदि 50,000 को देखा तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 देखा होगा तो 75 से। तो मैंने आपको क्या कहता है इस क्वेश्चन में, बार बार हमारा मन क्या कहता है 75 से मल्टीप्लाई करो, और इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो पर यूनिट कॉस्ट 8 रुपए रखी है वो किस लिए रखी है? 50,000 के लिए। मतलब 50,000 से डिवाइड करके 8 रुपए निकले। तो 2017 की जानकारी आपके पास आ चुकी है। अब कौन से ईयर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है? अगले साल के लिए, 2018 के लिए। यानी 2018 के लिए आप आ जाओ, क्या लिखा क्वेश्चन में? ही एंटीसिपेट हिज फिक्स कॉस्ट टू इंक्रीज बाय 6%। 2018 में ये कहते हैं आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 6% बढ़ जाएगी। तो रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? रिवाइज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी भाई? 4 लाख की फिक्स कॉस्ट तो पहले से थी, 6% यदि बढ़ गई तो कितना लिखेंगे? 4,24,000। ठीक है? दूसरा पॉइंट, मटेरियल कॉस्ट 5% इंक्रीज हो गया और लेबर कॉस्ट 10% बढ़ गया। यदि मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपकी रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा? तो पहले तो आपकी मटेरियल कॉस्ट जो 36 रुपए थी वो कितने परसेंट बढ़ गई? 5%। तो 36 में 5% जोड़ना, 1 रुपये 80 पैसे जोड़ दो, मतलब कि 37 रुपये 80 पैसे। 36 रुपये का 5% होता है 1 रुपये 80 पैसे। जोड़ने पे कितना आएगा? 37 रुपये 80 पैसे। लेबर कॉस्ट 33 रुपये थी तो 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई, 3 रुपये बढ़ गई, मतलब 33। 30 का 10% 33 बढ़ने के बाद 30 का 10% 3 रुपये और ऐड करने पे कितना देगा? 33। अच्छा, वेरिएबल फैक्टरी ओवरहेड और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या मान के चलोगे? जब कुछ नहीं बोला नो चेंज, नो चेंज मतलब पहले भी 5 था, अभी 5 है, पहले भी 1 था, अभी 1 है। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी अब? 76.80। कहते 2018 में मार्केट इंक्वायरीज रिवील्ड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी वुड रिमेन अनचेंज इन 2018। कहते 2018 में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, अनचेंज का मतलब सेम रहनी चाहिए। इसका 2018 में ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी रखो? 100 रुपए ही रखो। मैंने उनको समझाया यार मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगा हो गया और तुम कह रहे हो सेलिंग प्राइस सेम रखो। तो ऐसा करने से मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 रुपए माइनस 76.80 आ जाएगा। 100 रुपए में से 76.80 कितना आ जाएगा? 23 रुपए। अच्छा, पहले कितना कंट्रीब्यूशन आता था? पहले कंट्रीब्यूशन कितना आता था? देखो 100 रुपए की सेलिंग प्राइस में से 72 रुपए माइनस करते थे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आता था? पहले आपका 28 रुपए आता था। अब कंट्रीब्यूशन 28 से घटकर कितना हो गया? 23 रुपए 20 पैसे, क्योंकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए 80 पैसे का बढ़ गई। 4 रुपए 80 पैसे कैसे? 1 रुपए 80 पैसे का मटेरियल और 3 रुपए की लेबर, तो 4 रुपए 80 पैसे वेरिएबल कॉस्ट 2018 में बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन पिछले साल को 28 रुपए हुआ करता था, कितना हो जाएगा?
₹23 20 पैसे। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे हाथ बांध दिए गए, किसके लिए? सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ाना। मैंने यदि मैं आपकी बात मानता हूं, सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ाता तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो पहले 28 आता था, अब कितना आएगा? 23.20। अच्छा एक बात बताइए, आप पेपर देने गए, पूरा कोर्स ढंग से पढ़ के नहीं गए, फिर भी आपके 50 नंबर आ गए, और बाई चांस आपका एग्रीगेट चारों सब्जेक्ट का वो बन नहीं पाया किसी वजह से, ठीक है ना? किसी एक सब्जेक्ट में आपके मान लीजिए सपोज करते हैं हर पेपर में 50 से एक में 49 आ गए, अब ऐसे में क्या होगा? 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया? 150, और आखिरी वाले में 49 कितने हो गए? 199। पास सब में हो, एग्रीगेट 200 नहीं बना। अब अपने आपको क्या समझ इस बार पेपर दिया था, बिना पढ़े गए जितना पढ़ा उतना दिया, 50 हो गए। अगली बार हमारे कम से कम कितने आएंगे? 50 ही लेंगे। तो कितनी घटिया तैयारी में 50 आ गए, तो अगली बार तो 2-4 और चैप्टर करके जाएंगे, पूरे करके जाएंगे, 2-4 और कर लेंगे। अभी आधा कोर्स करके आधे नंबर आ रहे हैं, 70% 80% सिलेबस कर लिया तो 70-80 तो आ जाएंगे। पर मिनिमम क्या सोचते हैं? बोलो करने वाली 50 आ जाएंगे। इस तरह 2017 में कंपनी कितनी सेल कर रही थी? 2017 में कंपनी कितनी क्वांटिटी बेच रही थी? 50 है। तो 2018 में भी मिनिमम कितनी बेच लेगी? 50 तो बेच लेगी, जबकि क्षमता कितनी है? 75। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा 75 बेचेगी 2018 में। 17 में भी 50 बेची है तो 18 में भी 50। आप एक दुकानदार हो, ग्रोसरी शॉप की हो, एग्जांपल को समझो, कल आपके यहाँ पे 10 ब्रेड बिक गई, ब्रेड होती है ना खाने वाली, तो आपको क्या लगता है आज भी कितनी बिकेगी? 10। तो मार्केट से कितनी खरीदाते हो? तो आज भी आपकी 10 बिक गई, तो कल के लिए क्या सोचोगे? फिर से 10 बिक जाएगी, 12 भी ला सकते हो, लेकिन अपने मन में मिनिमम कितना सोच के जाओगे? 10 तो जाओगे ना। यदि रोज आपके यहाँ 10 सेल होती है तो आप अगले दिन के लिए क्या सोच के जाओगे? 10। तो मैंने देखा 2017 में यदि 50,000 में बिकी है और 18 में सेल बतानी रखी, तो मैं मान के चलूंगा मेरी 18 में भी सेल कम से कम कितनी होगी? 50,000 तो होगी, मान के चलो। तो अब देखिए यदि मैं 2018 में 50,000 यूनिट बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो चुका होगा? कितना कमा चुका होगा? प्रॉफिट कितना कमा चुका होगा 18,000 यूनिट से? प्रॉफिट अर्न इन 2018 फ्रॉम 50,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट 2018 में बेचकर मैं कितना प्रॉफिट कमा चुका हूं? प्रॉफिट कमाने का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चार फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आपको शुरू में। कंट्रीब्यूशन निकालेंगे सेल माइनस फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो क्वांटिटी सोल्ड इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? तो 50,000 यूनिट बेचकर 11,60,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा, और उसमें से 4,24,000 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट थी, कितना देगा? 7,36,000। इसका मतलब अगले साल यदि मेरी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए, मैं अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सेम रखूं, सेलिंग प्राइस भी सेम रखूं, तो मैं प्रॉफिट 50,000 यूनिट से कितना कमा पाऊंगा? 7,36,000। मतलब कॉस्ट भी बढ़ जाए, फिक्स भी वेरिएबल भी, क्वालिटी भी सेम रखूं, सेलिंग प्राइस भी सेम रखूं, और ये मान के चलो 50,000 पिछले साल बेचा, इस बार कितना बेच चुका हूं? 50। तो मैं इन 50,000 यूनिट से कितने रुपए प्रॉफिट कमा चुका हूं? 7,36,000 का, 7,36,000 का। अब आगे देखिए, एन इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड, ये अब आपका मेन पॉइंट चालू हो चुका, ठीक है? कहते एक इंक्वायरी आ गई, मतलब कस्टमर आ गया मेरे पास में, कब आया होगा? 50,000 बिकने से पहले या 50,000 बिकने के बाद? ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, ठीक है? 50,000 यूनिट बिकने से पहले मेरे पास एक कस्टमर आया होगा या 50,000 बिकने के बाद मेरे पास कस्टमर आया होगा? ये कैसे पता लगेगा? जरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एन इंक्वायरी हैज बीन रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ 10,000 यूनिट्स टू अ कस्टमर, व्हाट वुड बी द लोएस्ट कोटेशन? लोएस्ट कोटेशन का मतलब लोएस्ट सेलिंग प्राइस, क्या बताना है? लोएस्ट सेलिंग प्राइस। अभी सेलिंग प्राइस क्या चल रही है? अभी सेलिंग प्राइस क्या चल रही है? 100 रुपए। और जो कस्टमर मेरे पास आया वो कहता 100 नहीं, सेलिंग प्राइस 100 से क्या बताओ? कम। तो समझ ये कस्टमर मेरे पास कब आया होगा? जब मेरा सामान पहले कितने में बिक गया होगा? 100 में। यदि कोई कस्टमर मेरे से 100 रुपए में खरीदने को मार्केट में तैयार है तो पहले मैं 100 बेचूंगा नहीं बेचूंगा, या 70 बेचने का इंतजार करूं? आप इसको ऐसे समझो, मार्केट में 50 कस्टमर है, उसमें से 45 कस्टमर कहते हैं मुझे 100 रुपए के साथ दे दो, और 5 कस्टमर ऐसे कहते हैं नहीं भाई साहब मुझे तो 100 से कम में बेचो, तो मैं क्या कहूंगा? पहले इन 45 को जाने दे, बाद में से बात करेंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर फीस कितनी महंगाई इतनी, फटाफट से देके चले जाते हैं। कई बच्चे लास्ट में मेरा फीस देख रहे थे, मैं उनका देखता रहता हूं, मैंने कहा काम की बात बोलो क्या चाहते हो? वो कहता सर फीस थोड़ी सी क्या कर दो, कम कर दो। तो मैं क्या कहूंगा? पहले सबको जाने दो, क्योंकि एक के सामने यदि मैंने फीस घटा दी तो जो पूरे पैसे दे रहा था वो भी क्या कहेगा? सर इसको डिस्काउंट दे रहे हो, हमें भी दो। मैंने कहा सर इसके साथ तो प्रॉब्लम है, भाई साहब बोलिए कैसा? भाई साहब ये मान के चलो, देख फायदा हो तो कौन नहीं मानेगा, तो मुझे क्या समझाना पड़ेगा? पहले फुल्ली पेड वाले स्टूडेंट को जाने दो, वो तो पूरा पैसा दे रहे हैं, जाने दो। उनके जाने के बाद आपसे बात करूंगा, तो उसका मतलब 10,000 की इंक्वायरी आई होगी, ये कब आई होगी? 50,000 बिकने के बाद, क्योंकि 50,000 तक मैं अपनी प्राइस को घटा नहीं रहा, और ये जो 10,000 कस्टमर है तो 10,000 यूनिट मांग रहे हैं, वो क्या कहते हैं? प्राइस में 100 रुपए नहीं दूंगा, 100 रुपए से कम दूंगा। तो मैंने क्या बोलूंगा कि भैया पहले 50,000 यूनिट 100 रुपए पे बिक रही आराम से, तुम इनको बेचने दो, तुम बाद में आना। बाद में आने का मतलब क्या हुआ? 50,000 बिकने के बाद समझना, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा भैया लाइन को, असम्पशन नहीं है, पढ़ने पर पता चलेगा। वो लोअर सेलिंग प्राइस कब दूंगा मैं उसको? जब कोई सामान मेरा हाई प्राइस पे बिक रहा है, तो जब तक वो बिकता रहेगा तब तक बेचता रहूंगा, और जब वो बिकना बंद हो जाएगा तब मैं किस पे बेचूंगा? लोएस्ट पे बेचूंगा। ये तो सभी दुनिया करती है, तो समझना मैं लोएस्ट पे कब बेचूंगा? जब तक हायर बिक रहा है, और हायर कब तक बिकेगा? ये मान के चलेंगे पिछले साल 50,000 कस्टमर थे तो इस बार भी कितने होंगे? 50। तो 10,000 कस्टमर की इंक्वायरी मेरे पास कब आई होगी? 50,000 बिकने के बाद। इस साल मैं कितना प्रॉफिट कमा चुका हूं? 10,000 इंक्वायरी आने से पहले 7,36,000 की। अब आगे देखो, इफ द बिजनेस वांट टू मेक अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख इन 2018, कंपनी चाहती है कि हमारे पूरे साल में प्रॉफिट कितना हो? 8 लाख। मैं कितना कमा चुका हूं? 7,36,000। इस साल में तो 10,000 कस्टमर मेरे पास आएंगे नहीं, उनसे मेरे को कितना प्रॉफिट चाहिए? कितना प्रॉफिट चाहिए? जो मेरे प्रॉफिट 7,36,000 को कितना बना दे? 8 लाख, मतलब 64,000। कितना चाहिए? 64,000। तो मैं 10,000 कस्टमर जो मेरे पास आएंगे मैं उनसे क्या बोलूंगा? भाई साहब आपको वो सेलिंग प्राइस देनी पड़ेगी जिससे मेरा प्रॉफिट 7,36,000 से कितना हो जाए? 8 लाख। मतलब आपसे मैं 64,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, मुझे आपसे कितना प्रॉफिट चाहिए? 64,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन तो यहां से चालू हुआ आपका, मुझे क्या निकालना है? लोएस्ट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, किसके लिए? फॉर 10,000 यूनिट्स आफ्टर सेलिंग 50,000 यूनिट्स। मतलब 50,000 यूनिट बेचने के बाद और 10,000 यूनिट बेचूंगा जब मैं, उस समय की मुझे सेलिंग प्राइस पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस के लिए कौन सा यूज हुआ है? लोएस्ट। तो लोएस्ट कब जाएगा? जब हायर पे जो सामान खरीदा है जब तक बिकता रहेगा बेचता रहूंगा, जब बिकना बंद हो जाएगा तब उस कस्टमर को दूर से खड़ा है। मैंने कहा तेरा नंबर आगे, तो तेरा नंबर कब आएगा? 50,000 बिकने के बाद, ठीक है? अब लोएस्ट सेलिंग प्राइस में अच्छा एक बात बताना कि मैं आंसर कौन सी निकाल रहा हूं? तो 2018 में कौन सी कॉस्ट लगी होगी? वेरिएबल कॉस्ट। और कौन सी लगी होगी? क्या ये फिक्स कॉस्ट जो क्वेश्चन में 4,24,000 थी ये पूरी रिकवर हो चुकी है या होनी बाकी है? ये 4,24,000 की फिक्स कॉस्ट पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है या होना बाकी है? हो चुका। कैसे पता लगा? क्योंकि जब मैंने 50,000 यूनिट का प्रॉफिट निकाला था तो मैंने फिक्स कॉस्ट कितनी माइनस की थी? तो इसका मतलब 50,000 यूनिट पर पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट का बर्डन डाला जा चुका है, क्योंकि हमें नहीं पता था
कि 10,000 यूनिट के लिए कस्टमर आएगा भी या नहीं आएगा। तो मार्जिन कॉस्टिंग की क्या जरूरत होती है, सारी फिक्स कॉस्ट शुरू में ही ले लो उस कस्टमर से जो कस्टमर आपके पास में सामान खरीदना है। जो खरीदने के लिए पूछा क्या प्राइस लगाओगे, वो तो डाउटफुल है, ले भी सकता नहीं भी ले सकता। तो मार्जिन कॉस्टिंग के साथ क्या करते हैं, जो 50,000 यूनिट श्योर बिकेगी आपकी, डेफिनेटली बिकेगी, उससे आप अपनी पूरी फिक्स कॉस्ट के पैसे क्या ले लो, वसूल करो। अब जब आपने पूरे फिक्स कॉस्ट के पैसे 50,000 से ले लिए तो क्या दोबारा से फिक्स कॉस्ट के पैसे मांगोगे, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या सीखा आपने कि लोअर सेलिंग प्राइस के लिए लोअर कोटेशन में आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, नहीं ऑलरेडी, क्यों ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम 50,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट को जब कस्टमर आएगा तब तक मैं उससे मांग करूंगा कितने रुपए, 76.80। फिर 10,000 यूनिट के लिए यदि कस्टमर आएगा तो 10,000 यूनिट और बनानी पड़ेगी, तो मैं उससे मेटेरियल के भी पैसे मांगूंगा, लेबर के भी मांगूंगा, बात समझ रहे। तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा किस पर डिपेंडेंट होती है, प्रोडक्शन पे। जब 50,000 यूनिट बनाई होगी तो कस्टमर से 50,000 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट की होगी। जब 60,000 बनाऊंगा तो 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट दूंगा, जब 10,000 और बनाऊंगा तो खाली 10 की वेरिएबल कॉस्ट दूंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे कस्टमर आता रहेगा वैसे वैसे उसके सामान बनता रहेगा और वैसे वैसे उससे वेरिएबल कॉस्ट के पैसे मांगते रहेंगे। अब प्रॉफिट कितना आएगा, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना टोटल और मैं कितना कमा चुका हूं, इसका मतलब मुझे इन 10,000 यूनिट से कितना प्रॉफिट चाहिए, 64,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो लोएस्ट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। अभी सेलिंग प्राइस का आज का पहला क्वेश्चन क्या था, याद है फोर्थ क्वेश्चन थर्ड पार्ट में भी क्या किया हमने, सेलिंग प्राइस निकाला था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वही काम यहां करते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 76 रुपये 80 पैसे, फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं है, सारी की सारी रिकवर हो चुकी है। और ये 64,000 का प्रॉफिट मुझे कितनी यूनिट से लेना है, 64,000 का प्रॉफिट मुझे कितनी यूनिट से कमाना है, कितने से 10,000 से। इसका 76.80 में मुझे 6 रुपये 40 पैसे और जोड़ने, मतलब कि कितना रहेगा 76.8 प्लस 6.4 83 पॉइंट। तो वो कस्टमर जो दूर खड़ा था इसके चाह रहा था 100 रुपये में सामान नहीं खरीद रहा था, वेट कर रहा था 100 रुपये से सामान का मिले सस्ता, तो मैंने कहा तेरा नंबर कब आएगा जब 50,000 यूनिट 100 रुपये के हिसाब से बेच जाएगी। तो वो कस्टमर जो 100 रुपये के हिसाब से खरीद रहे थे उनको तो 100 के हिसाब से बेचूंगा ना, जब वो चले जाएंगे और तुम आओगे मेरे पास भी मैं 100 में नहीं खरीदना चाहता, सामान क्या करो सस्ते में बेचोगे तो मैं ले लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है सस्ते में बेचूंगा, कितने में 83.20। तो अब उसने मुझसे पूछा 83.20 आपने कैसे निकाला, मैंने कहा इसमें मुझे आपसे कितनी चीजें चाहिए, दो, एक सामान बनाने की वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा पर यूनिट प्रॉफिट कितना चाहिए 6 रुपये 40 पैसे। उन्होंने कहा 6 रुपये 40 पैसे क्यों चाहिए, मैंने कहा 10,000 यूनिट को 6 रुपये 40 पैसे से मल्टीप्लाई करके 64,000 का प्रॉफिट आएगा और मुझे टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाना है 8 लाख, कितना कमा चुका हूं 736। तो मेरी भूख कितनी है, मतलब मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है सिर्फ 64,000 की 10,000 यूनिट से, जिससे एक मिनट में मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए 6 रुपये 40 पैसे का। बात समझ आ गई सबको, दोबारा रिपीट करो, करने में मुश्किल नहीं है, समझने में टाइम लगता है। तो पहला स्टेप क्या है एक बार ध्यान से समझो, सबसे पहले एग्जिस्टिंग 2017 के लिए काम किया, फिर 2018 के लिए काम किया। जब 2017 से 2018 पे जाते हो तो फिक्स कॉस्ट को निकालते रहे, आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 50,000 से या 75,000 से। तो मैंने उसके लिए क्या समझा था, यदि ये फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप तो 8 रुपये दिखाया है, वो 50,000 यूनिट के ब्रेकअप से निकाला मैंने, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 50,000। या अलग से क्वेश्चन में लिखा होता फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5.3333 बेस्ड ऑन टोटल कैपेसिटी, तो 5.3333 को मैं 50,000 से ना मल्टीप्लाई करके किससे करता 75,000 से, यदि वो अलग से मेंशन करेंगे तो, नहीं तो किससे लेना 50,000। बस समझ आ गई, क्योंकि आपने 2017 की फिक्स कॉस्ट गलत निकाल दी तो 18 की फिक्स कॉस्ट गलत हो जाएगी, 18 का प्रॉफिट गलत हो जाएगा, 18 का डिजायर प्रॉफिट गलत हो जाएगा। जब सब कुछ गलत करके आ रहे हो तो मुझे तो लगता है आपको मार्क्स मिलने चाहिए, आपके तो एक छोटी सी गलती है, मैंने तो बहुत बड़ी गलती है, रोल नंबर में अपना रोल नंबर की जगह किसी और का छोटी सी गलती कर ली, एक छोटी सी गलती आपका रिजल्ट बदल देगा बदल देगा, ठीक है ना। ये जी मतलब आपकी नजर में छोटी है लेकिन एग्जाम में करते हो तो सारे पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। फिर डिजायर प्रॉफिट गलत निकलेगा, लोअर सेलिंग प्राइस गलत निकलेगी, तो जो चीज निकालना चाहता था वही गलत होगी। अभी पहले वाले सारे पॉइंट्स नोट कर लिए थे, कहां से किसी को नोट करना है, चलिए नोट कीजिए, बहुत टाइम लगे बोलते बोलते। तो कितना टाइम हमने 37 में लगा, अपना टाइम बोलिए, 38 और 39 में बराबर बराबर करते हैं। तो पहले 37 का कोई पॉइंट ऐसे तो लिखना रहेगा, तो देखो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा, एग्जाम में आएगा इसी तरीके से अपने नोट्स बनाने आपको। स्टार्टिंग कैसे करनी है, सेलिंग प्राइस से, उसमें से प्रॉफिट माइनस करके क्या निकालोगे टोटल कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या निकालोगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिर उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सी जिस क्वांटिटी का ब्रेकअप से फिक्स कॉस्ट निकालिए उसी क्वांटिटी से क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो आपका ब्रेकअप जो दे रखा था 100 रुपये किसका था 50,000 का, तो 100 किसका बेस है 50,000 का, तो थोड़ा नीचे तक सारा ब्रेकअप किसका चलेगा 50,000 का, तो मल्टीप्लाई किससे होगा 50,000 से। ऐसे पता लगता है कि किससे मल्टीप्लाई करना हो गया सबका। अब जिन लोगों ने कर लिया जल्दी से कौन सा करें 38 खुद करें, पहले 5 मिनट का टाइम देता हूँ, वही नोट तो बनाओ कम से कम 38 क्वेश्चन। हाँ जी करें शुरू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 38, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। श्री करण मैन्युफैक्चर लाइटर्स, लाइटर्स बनाने का काम करती है कंपनी, जो मैन्युफैक्चर जो भी है। और ये लाइटर कितने में बेचते हैं 20 रुपीज में, जिसपे प्रॉफिट कितना कमाते हैं 5 रुपये। इसका मतलब ही वर्क 50% ऑफ हिज मशीनरी कैपेसिटी एट 50,000 लाइटर। अभी ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करें 50% कैपेसिटी पे, जो 50,000 लाइटर के बराबर है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, करंटली आप कितने परसेंट काम करें, हाँ जी मैन्युफैक्चर जो करंटली काम कर रहा है, करंट प्रोडक्शन कितनी है उसकी, करंट प्रोडक्शन अभी कितनी है 50,000 लाइटर है, हाँ जी अभी कितने में काम करें 50% कैपेसिटी तो 50,000 लाइटर है, यदि 50% कैपेसिटी 50,000 लाइटर तो 100% कैपेसिटी तो कितनी होगी 1 लाख होगी ना। करंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी जो कि 50,000 लाइटर है। अभी आप 50% कैपेसिटी पे काम करें जो 50,000 के बराबर है, तो 100% कितना हुआ
1 लाख। बच्चे क्या करते हैं 50,000 का 50% करके कितना निकाल देते हैं 25,000। जरा सी भी ऐसी किसी ने गलती कर दी फटाफट से इक्वल टू 0 मार्क्स, पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया खत्म हो गया। हाँ जी, अब सबसे पहले हम कौन से ईयर के लिए काम करें करंट ईयर के लिए। तो करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन चल रही है सारी की सारी। हाँ जी, सेलिंग प्राइस बताइए कितने पर यूनिट 20, प्रॉफिट पर यूनिट कितने। अच्छा एक बात बताइए, जब मैं 20 रुपए का अपना प्रोडक्ट बेच रहा था और 5 रुपए कमा रहा था तो मेरी कॉस्ट कितनी आ रही होगी। ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा था 50 के लिए कर रहा था। तो ये जो ब्रेकअप है वो किसका है 50 का। तो इसका मतलब यदि मेरे को पर यूनिट 50 यूनिट के लिए रखी है और अमाउंट में कोई भी चीज निकालनी होगी तो बाद में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 50 से करूंगा। अब अगला पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, इन चारों को प्लस कर लो कितना कितना आएगा। मटेरियल कॉस्ट कितनी है 6 रुपए, लेबर कितनी है 2 रुपए, वर्क ओवरहेड जिसको कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड 5 रुपए है। तो 5 रुपए में 50% फिक्स है, 50% फिक्स है तो बाकी का 50% क्या वेरिएबल। तो 5 रुपए का 50% जो वेरिएबल पार्ट है वो मैंने लिया 2 रुपए 50 पैसे। सेल 2 रुपए है जिसमें 25%, 2 रुपए का 25% कितना आएगा 50 पैसे। 2 रुपए का 25% कितना होता है 50 पैसे, तो कितना आएगा 3 और 2 5 और 6 11। अभी 11 रुपए मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपए में से। ध्यान से समझिए फिर समझाऊंगा क्या समझाऊंगा। जो मैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं वो कैसे निकाल रहा हूं 15 माइनस 11 इक्वल टू कितना 4। ये तो 4 रुपए मैंने निकाला वो कैसे निकाला 15 माइनस 11 करके 15 रुपए तो टोटल कॉस्ट आई थी कब आई थी जब मैं अपना प्रोडक्ट 20 रुपए के हिसाब से बेच रहा था। 20 रुपए के हिसाब से कब बेच रहा था जब मैं कितना बेच रहा था 50,000। दोस्तों ये सारा का सारा ब्रेकअप ये 20 रुपए किस पे बेच है बस ये समझ लो 20 किस पे बेच है 50,000 पे। तो 20 का जो ब्रेकअप चल रहा है वो तो ऑटोमेटिकली किसका हो गया 50 का हो गया ना, सिंपल सी बात है। नहीं समझ में चलिए तो फिक्स कॉस्ट अमाउंट कितना आएगा 4 इंटू 50,000। His anticipation for the next year। अब कौन से पे आ गए नेक्स्ट ईयर पे आ गया। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ आपकी फिक्स चार्जेस 10% बढ़ गए। तो अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट होगी तो 2 लाख रुपए नहीं होगी 10% बढ़ने के बाद कितनी आ जाएगी 2,20,000। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गया, बाकी के खर्चों पे कोई फर्क नहीं आ रहा। मटेरियल जो पहले 6 रुपए था वो 5% इंक्रीज हो गया और लेबर जो 2 रुपए थी वो 20% इंक्रीज हो गया। तो 6 रुपए का 5% कितना होता है 30 पैसे। 6 रुपए का 5% होता है 30 पैसे, मतलब 6 रुपए 30 पैसे। लेबर 2 रुपए का 20% हुआ 40 पैसे, तो 2 रुपए 40 पैसे। बाकी खर्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज। नो चेंज इसलिए लिखते हैं जब क्वेश्चन में कोई जानकारी ना दे तो उस खर्चे की बढ़ने और घटने की। तो मान के चलते जितना पहले था उतना यहाँ पे मतलब कि 2 रुपए 50 पैसे और 50 पैसे। तो अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपए आ रही 11 रुपए 70 पैसे। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो पहले थी 20 रुपए आज भी कितनी होनी चाहिए 20। यदि सेलिंग प्राइस 20 रुपए रखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट आपकी बदल जाएगी तो आपका कंट्रीब्यूशन कितने रुपए आ जाएगा 8 रुपए 30 पैसे आ जाएगा। पिछले साल आपके लाइटर कितने बिके थे 50,000 और आपके मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करनी। ध्यान से सुनना, आपके तो मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करूंगा। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है 50,000 लाइटर में, क्योंकि 50,000 लाइटर पिछली बार कितने में बिके थे 20 में, तो इस बार भी कितने में बिक जाएंगे 20 में बिक जाएंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर में मेरी मिनिमम सेल कितनी होगी 50,000। तो 50,000 से कंट्रीब्यूशन कितना कमा लिया होगा, प्रॉफिट कितना कमा लिया होगा। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम 50,000 यूनिट्स इन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट आपने कमा लिया होगा। तो आप कहोगे सर 50,000 लाइटर पे 8 रुपए 30 पैसे के हिसाब से तो कंट्रीब्यूशन आएगा और 2,20,000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो 50,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 8 रुपए 30 पैसे से 4,15,000 4,15,000 का कंट्रीब्यूशन आ चुका 2,20,000 रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट है। मतलब कि मेरा प्रॉफिट कितना है 1,95,000। मतलब नेक्स्ट ईयर यदि मैं अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ना चेंज करूं 4 पॉइंट होंगे। नेक्स्ट ईयर में कितने पॉइंट है 4 पॉइंट। पहला पॉइंट सेलिंग प्राइस में चेंज ना करूं, दूसरा पॉइंट सेम क्वांटिटी बेचूं, तीसरा पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाए, चौथा पॉइंट फिक्स कॉस्ट बढ़ गई इंक्रीज हो गई। 4 पॉइंट हो गया ना, सेलिंग प्राइस सेम है क्वांटिटी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो मेरा प्रॉफिट 50,000 में बेचकर कितना आएगा 1,95,000। जबकि क्वेश्चन में क्या लिखा है आगे देखो देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 20,000 लाइटर्स इन द नेक्स्ट ईयर। कहते हैं अगले साल जिस साल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उसी साल के लिए मेरे पास एक ऑर्डर आता है कितने का 20,000 का। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 20,000 का ऑर्डर कब आया होगा 50,000 लाइटर बिकने से पहले या 50,000 लाइटर बिकने के बाद। तो यदि 50,000 लाइटर मुझे 20 रुपए से सस्ता बेचना है तो कब बिकेगा बाद में। पता कैसे चलेगा ये सस्ते बेचने की बात चल रही है, क्वेश्चन में लिखा है देयर इज एन एडिशनल ऑर्डर फॉर 20,000 लाइटर्स इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट इज द लोएस्ट रेट ही कैन कोट सो दैट ही कैन अर्न सेम प्रॉफिट एज इन द करंट ईयर। अब करंट ईयर में प्रॉफिट कितना था आपका एक लास्ट कैलकुलेशन लगी पिछले साल की करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था। करंट ईयर में आप एक में कितने के बेचते थे कितने रुपए के बेचते थे 5 की और 50,000 रुपए आपने बेची थी। इसका मतलब करंट ईयर में कितना प्रॉफिट आप कमा चुके थे। तो आपका तो नेक्स्ट ईयर आपका टोटल प्रॉफिट कितना 2,50,000 रुपए। आप पिछले साल 2.5 लाख प्रॉफिट कमा चुके हैं। इस साल भी आपका सपना क्या 2.5 लाख प्रॉफिट हो, जिसमें से कितना कमा चुके हैं 1,95,000। इस साल कितना कमाना बाकी है 55,000। वो 55,000 किससे मांगोगे जो 20,000 कस्टमर में से लोएस्ट सेलिंग प्राइस की डिमांड कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा प्राइस में कम कर दूंगा पर कितनी कम करूंगा जिससे मुझे 55,000 का प्रॉफिट मिल जाए। वो कहते 55 को चाहिए। मैंने कहा भाई मेरा सपना कितने का 2.5 लाख कमाने का, कितना कमा चुका हूं 1,95,000, कितना चाहिए 55 किससे तुमसे, ठीक है ना। नौकरी आपके सामने रिपीट करूं भैया घर जाके प्रैक्टिस कर लेना, टाइम लगता है चीज को समझने में। चलिए तो सॉल्यूशन क्या क्या निकालना है लोएस्ट सेलिंग प्राइस पर लाइटर। क्वांटिटी कितनी है जिसके लिए हमें आंसर निकालना है 20,000। अच्छा जब भी लोएस्ट कोटेशन की बात आती है क्या ध्यान रखना है कि कस्टमर से क्या लेने हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट के पैसे लेने,
मांगना तो मुझे फिक्स कॉस्ट का भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा ईमानदार हूँ। ईमानदार का मतलब क्या हुआ कि जब मैं फिक्स कॉस्ट के पैसे सारे ले चुका हूँ तो मैं दोबारा मांगूंगा क्या? यदि बेईमान होता तो मांग लेता, पर बिजनेस में थोड़ी सी क्या चलती है, ईमानदारी भी चलती है। डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। तो लोअर सेलिंग प्राइस में मुझे अपने कस्टमर से तीन चीजें चाहिए, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 11 रुपए 70 पैसे। फिक्स कॉस्ट कितना लिखूंगा, निल, क्योंकि रीजन क्या लिखूंगा, ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम 50,000 लाइटर्स। और प्रॉफिट कितना चाहिए भाई मुझे, प्रॉफिट चाहिए मुझे 2.5 लाख का, बट मैं कितना कमा चुका हूँ, 195। तो बाकी का 55,000 का प्रॉफिट मुझे और कमाना है, कितनी क्वांटिटी बेचकर। तो 11 रुपए 70 पैसे प्लस निल प्लस 55,000 को 20 से डिवाइड करो, 20,000 से 2 रुपए 75 पैसे, मतलब कि कितना लिखूं, जल्दी बताओ, 14.4। तो कस्टमर जिसको मैं पहले 20 रुपए में बेचा था, वो तो 20 रुपए में खरीदा था 50,000 तक। 50,000 के बाद 20 वाले कस्टमर गायब हो गए। अब वाले कस्टमर आ गए जो मौके का फायदा उठाते हैं। मौके का फायदा उनको पता लग गया यार ये तो पहले ही 50,000 लोगों से पूरी फिक्स कॉस्ट के पैसे ले चुके हैं। अब यदि मैं इनके पास जाऊंगा तो इनकी फिक्स कॉस्ट आएगी नहीं। जब फिक्स कॉस्ट आएगी नहीं तो इनको मजबूरन अपनी प्राइस क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और शुरू में ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके होंगे, अब इनको प्रॉफिट भी क्या चाहिए, जितना मिल जाए बहुत है, जितना मिल जाए बहुत है। ज्यादा की उम्मीद होती नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट को पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर से कमा चुके, महंगा बेच के उनको। एप्पल ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, जहां पर कस्टमर पागल होते हैं कि सबसे पहले सामान मुझे चाहिए, दाम कुछ भी हो, कस्टमर को समझ, कंपनी को समझना कि पागलों की कंपनी हिंदुस्तान में पूरे बड़े वो कहता सबसे पहले ऐसा प्राइस रखो जिसमें हमारे सारे के सारे कस्टमर जो बनाने प्रोडक्ट को बेच दें। अब उनको पता है कि यदि मैं 2 लाख एप्पल के फोन बेच दूं, कौन सा मॉडल चल रहा है इस समय, 14 चल रहा है, यदि उनको पता लग गया कि 2 लाख 14 बेचने पर हमारी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और प्राइस करते हैं वो हाई। जैसे उनके 2 लाख बिक गए, इतने में वो 15 का ऐड करना चालू कर देंगे और 14 की प्राइस क्या कर देंगे, कम करना चालू कर देंगे। वो कम जानबूझ के करते हैं क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो चुकी है और मैक्सिमम प्रॉफिट शुरू में कमा चुके हैं। अब उनकी इच्छा क्या है, हमारा प्रोडक्ट बिकता रहे, बड़ी प्रॉफिट कर दे, कम हो जाए, क्योंकि अब जो नया प्रोडक्ट आएगा 15 या 16 जो भी आएगा, जैसे पागलों की कमी थोड़ी है, उनसे वसूल कर लेंगे ज्यादा प्रॉफिट। क्या कस्टमर पागल होता है, नहीं। हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कहता है मुझे आज ही चाहिए, कोई कहता है 2 दिन बाद चाहिए, कोई कहता है 1 साल बाद ले लूंगा, कोई कहता है 2 साल बाद ले लूंगा। कस्टमर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसको कोई भी चीज जल्दी चाहिए ऑब्वियसली महंगी मिलेगी, और जो वेट कर सकता है उसे चीज कम मिलेगी, सस्ती। तो कस्टमर कितना अग्रेसिव है ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। जरूरत कितनी है, कितनी आप फील करते हो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है या नहीं। अब आप मुझसे कोई एप्पल फोन ले लो, मैंने मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ बच्चों से क्या करना है, व्हाट्सएप पे बात करनी है, कोई सा भी फोन ले लो काम मिल जाएगा। तो मेरे लिए एप्पल पे पैसा लगाना क्या बेस्ट है, किस लिए फायदेमंद है, जिसको या तो शोबाजी ज्यादा करनी हो या जिसके बैंक में बहुत ज्यादा पैसा सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, ना तो मुझे शोबाजी करनी ना मेरे अकाउंट में पैसे, तो मेरे लिए इतना महंगा फोन नहीं बस समझ। तो आपको अपनी नीड भी देखनी पड़ेगी, नीड के हिसाब से डिसाइड होता है कस्टमर का। बाकी जो यंग जनरेशन है वो सबसे पहले क्या कहती है, एप्पल फोन होना चाहिए, पैसे दिखावा सबसे ज्यादा बच्चों में होता है। दूसरा, जिसको उसकी सच में जरूरत थी सिक्योरिटी की वजह से बोलेगा भाई बाकी जो फोन है जल्दी से हैक हो जाते हैं, एप्पल के फोन हैक नहीं होते जल्दी से, ठीक है ना। सिक्योरिटी बहुत टफ होती है, टाइट होती है। आगे देखिए, ऐसे नहीं कि बाकी कंपनी पागल है, नहीं, सबका अलग सोचने का। कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, 38, कौन सा रहेगा 39, 5 से 6 मिनट लगेंगे, इसको पूरा करते हैं, आज की क्लास खत्म होगी। लेकिन आज का होमवर्क अगली क्लास का क्या बन जाता है, क्लास वर्क, तो एक क्वेश्चन अगली क्लास में दोबारा कराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा, अभी देख लो फटाफट से 39 क्वेश्चन, ठीक है ना। पढ़ने वाला थकता नहीं, पढ़ने वाला थक जाता है। अ टॉय मैन्युफैक्चर अर्न एवरेज प्रॉफिट रुपीज 3, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब तक हर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस रखी थी, इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ढूंढनी पड़ सकती है यदि आपके पास में कॉस्ट आ जाए और क्या है प्रॉफिट। अ टॉय मैन्युफैक्चर अर्न एवरेज नेट प्रॉफिट रुपीज 3 पर यूनिट बाय प्रोड्यूसिंग 60,000 पीसेस एट 60% कैपेसिटी। अभी कंपनी 60,000 प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है, तो कितने परसेंट कैपेसिटी है, 60% कैपेसिटी है। अभी बात बताइए, 60,000 करंटली प्रोडक्शन है या टोटल प्रोडक्शन है, करंटली प्रोडक्शन, तो टोटल कितनी होगी, 60,000 डिवाइड बाय 60%, 1 लाख। तो अभी हम 60,000 के लिए काम करते हैं और वो 60,000 की सारी जानकारी दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर ले लेते हैं, 2022 चल रहा है ना, तो जब ईयर ना दे रखे तो ईयर अपनी मर्जी से ले लो, एक 2021 और एक 2022, 22 ले लो, 23 ले लो, कोई भी 2 साल ले लो। यदि 22 करंट ईयर है तो 21 आपके लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया और ये आपके लिए क्या हो गया, करंट ईयर। अभी प्रोडक्शन कितनी चली थी, कितना सामान बनाकर बेचा है, 60,000। अभी सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से हम क्या माइनस करते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट, तो हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड सबको प्लस करते हैं, फिर हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इसको निकालेंगे टोटल कॉस्ट पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या करते हैं माइनस, फिर क्या निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट निकालते हैं रुपीज में, जिसको निकालने के लिए क्वांटिटी को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना। तो क्वेश्चन में आपके पास में क्या क्या जानकारी दे रखी है, ऊपर से पढ़ते चलते हैं। सेलिंग प्राइस की जानकारी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। अच्छा मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट कितना है 4 रुपये, लेबर कॉस्ट कितना है 1 रुपये, 6 रुपये में 3 रुपये वेरिएबल ओवरहेड है और 1 रुपये में 25% वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है, कितना आ जाएगा 8.25, 2 मिनट के लिए ध्यान दीजिए। 4 रुपये मेरी मटेरियल कॉस्ट थी, 1 रुपये मेरी लेबर कॉस्ट है, 6 रुपये मेरा वर्क ओवरहेड है और 1 रुपये मेरा सेल्स ओवरहेड है। इस पर मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी 12 रुपये थी, टोटल कॉस्ट कितनी थी 12 रुपये थी। 12 कैसे निकाला, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड। यदि मैं सारे खर्चों को जोड़ दूं तो कौन सी कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट, और उस टोटल कॉस्ट में 8 रुपये 25 पैसे यदि मेरी वेरिएबल कॉस्ट है तो बाकी का कितना बचा 3 रुपये 75 पैसे। तो इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो अब तक हम सेलिंग प्राइस में और प्रॉफिट माइनस करके निकालते थे, इस बार मुझे जितने खर्चे दे रखे थे सबको क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, अगली क्लास आते करते सर ये क्वेश्चन वहीं करा दूं, तो टाइम क्या लगता ज्यादा। इस क्वेश्चन में और पहले दो क्वेश्चन में क्या फर्क था, पहले दो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा था, वहां से हम क्या निकालते थे टोटल कॉस्ट पर यूनिट। बट इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी, इसलिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल पाए। तो निकालने के लिए क्या किया, सारे खर्चों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गया। अब उससे दो फायदे हो गए, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया तो क्या देगा सेलिंग प्राइस, पहला फायदा। दूसरा फायदा टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गया। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो 3 रुपये 75 पैसे से मल्टीप्लाई करो उसको, तो आपका फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2,25,000।
हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आ जाओ करंट ईयर मतलब 2022 पे फिक्स चार्जेस इंक्रीज बाय 10%, फिक्स चार्जेस आपके इंक्रीज हो गए, तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है अब वो कितनी आ जाएगी, 2,33,000 में से कितनी बढ़ी 10%, तो प्लस 10% कितना आएगा 2,47,500, 2,47,500। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड में मटेरियल तो 4 रुपये था वो इंक्रीज हो गया कितने परसेंट से 5% से, मतलब 4 रुपये 20 पैसे का हो गया। जो लेबर 1 रुपये थी वो 20% बढ़ गई, तो 1 रुपये 20 पैसे हो गया, बाकी रुपये कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 का 3 रहेगा और 25 पैसे का 25 पैसे रहेगा, मतलब कितना लिखेंगे 8 रुपये 65 पैसे 8.65। अगला पॉइंट सेलिंग प्राइस कैन नॉट बी इंक्रीज, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए बट वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज हो रही है, इससे आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होनी चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पहले भी कितनी थी 15, अब भी कितनी होनी चाहिए 15, बट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो 15 में से 8.65 माइनस किया, कंट्रीब्यूशन आ गया 6 रुपये 35 पैसे। अब पिछले साल 2021 में हम कितनी क्वांटिटी बेच रहे थे 60,000, तो क्या मान के चलेंगे अभी कितनी बेच रहे होंगे 60,000, तो हम कितना प्रॉफिट कमा चुके होंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न फ्रॉम 60,000 यूनिट्स इन 2022 में 6 रुपये 35 पैसे के हिसाब से 60,000 यूनिट जब हमने बेची होगी तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा और उसमें से फिक्स कॉस्ट 2,47,500 क्या कर दो माइनस, यानी 3,81,000 में से 2,47,500 माइनस किया, 1,33,500 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। यानी कंपनी कितना प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर 2022 में कमा चुकी है, जिसमें 4 कंडीशन थी। पहली कंडीशन सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, दूसरी कंडीशन क्वांटिटी क्या रहेगी सेम, तीसरी कंडीशन क्या था फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, चौथी कंडीशन क्या थी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। इस तरह अगले साल 2022 में 21 के हिसाब से 2022 नेक्स्ट ईयर है और 22 के हिसाब से 2021 है, प्रीवियस ईयर बात की है, ठीक है ना। तो 1,33,500 का प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ही ऑब्टेन्स एन ऑर्डर फॉर फर्दर 20% ऑफ हिज कैपेसिटी। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी पता लगाओ, सबसे पहले आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, यानी टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी है 60,000 डिवाइड बाई 60%, 1 लाख, 1 लाख यूनिट की हमारी टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से 2022 में हम कितना सेल कर चुके हैं ऑलरेडी सोल्ड, कितना बेच चुके हैं 60,000 बेच चुके हैं और कितना प्रॉफिट भी कमा चुके हैं भाई 1,33,500 का प्रॉफिट भी कमा चुके हैं। अब हमारे पास आ गया ऑर्डर, क्या आ गया ऑर्डर, यदि ऑर्डर आएगा 20% का तो 20% 1 लाख का कितना हुआ, तो आपको इस 20,000 की क्या बतानी है, क्या बतानी है मिनिमम प्राइस मतलब लोएस्ट प्राइस बतानी है। तो 20,000 यूनिट की लोएस्ट प्राइस बतानी है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। कंपनी कहती है टोटल प्रॉफिट हमें कितना कमाना है, कंपनी कहती है टोटल प्रॉफिट हमें कितना कमाना है 1,80,500, मतलब हमें टोटल प्रॉफिट 1,80,500 कमाना है, जिसमें से कितना कमा चुके हैं, कितना कमा चुके हैं 1,33,500, तो 1,33,500 1,80,500 में से माइनस करो, मतलब डिजायर प्रॉफिट कितना प्रॉफिट आपको और कमाना बाकी है 47,000 का प्रॉफिट कमाना बाकी है, किससे 20,000 यूनिट से। और थोड़ा सा डिटेल में समझा दूंगा आपको। टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी 1,80,500 की, कितना कमा चुका 1,33,500, कितना कमाना बाकी है 47,000, ये प्रॉफिट किससे कमाऊंगा जो 20,000 यूनिट मुझसे मांगने हैं लो प्राइस पे। तो अब आपका सॉल्यूशन क्या कहता है लोएस्ट या मिनिमम, फॉर्मूला क्या लगेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट प्लस डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट। आप क्या करोगे सर वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है 8 रुपये 65 पैसे की, फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं, फिक्स कॉस्ट कितना लिखूं नील, क्यों क्योंकि कंपनी अपने फिक्स कॉस्ट के पैसे 2022 में जितने इनकम किए थे वो सारे के सारे किससे ले चुके हैं 60,000 से ले चुके हैं। तो जब 60,000 से सारी फिक्स कॉस्ट के पैसे लिए जा चुके हैं तो 20,000 की फिक्स कॉस्ट है जीरो, तो पैसे लगे नहीं तो मांगने भी क्यों, प्लस 47,000 का प्रॉफिट कमाना है किससे 20,000 से, 2 रुपये 35 पैसे ऐड कर दो कितना देगा 11। इस पर कस्टमर को क्या करेंगे कि आपको सामान हम कितने में देंगे 11 रुपये में दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को बराबर से नोट कर लीजिए। अगले इतने करते हैं फिर मिलते हैं।